अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते अपने नावल की तरफ। रोशनी की हुक्मरान ने भरपूर अंगड़ाई लेते हुए अपनी किरणें बड़ी फ़र्क दिली से ज़मीन को सौंपी थी। सारी किरणों ने दायरा बनाकर अपनी सिमत मुतय्यन की ओर मुंतशिर हो गई। एक किरण ने दूर से इस बड़े से घर की खिड़की को देखा था, जिसकी चौखट के गिर्द जमका बेल अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ अवेजा थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती वहां तक आई और विंडो ग्लास से अपनी नन्ही सी नाक टका कर अंदर झांका। मोहब्बत की महक इसे देखकर मुस्काई और बड़ी शौकी से आंख मारकर अंदर आने की दावत दी। जौबन किरण भी मुस्कुरा दी और वो छलांग मारकर शीशे के पार उतर गई। पलंग पर सोए दो नफूस में से एक के चेहरे पर बड़ी नरमी से बोसा दिया। वो कसमसाई और कवड़ बदल ली थी। किरण भी तिलमिला उठी और दूर से अपनी हमजोलियों को खींच लाई, जो इसके सारे वजूद पर छा गई। उफ, ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है। अब तिलमिलाहट का शिकार वो हुई थी और उठ बैठी थी। पपोटों पर नींद बरजुमान थी। इसने बाहर समेटते हुए दाएं तरफ सोए असाद को देखा, फिर ग्लास विंडो को। दूसरे ही लम्हे वो पर्दे बराबर करके दोबारा बेड पर दराज हो चुकी थी। किरण ने धक्का देकर बाहर निकाले जाने पर मुंह बसूरने लगी, फिर कोई रोज़न ना पाकर किसी और सिमत की तरफ गामजन हो गई। दूसरी बार नींद में खलल तब पड़ा था जब महसूस उंगलियों के लम्स ने इसके बालों में हलचल मचाई थी। प्लीज़ सादी, मुझे सोने दो। इसने करवट बदलना चाही, लेकिन असाद ने रोक दिया। कोई ज़रूरत नहीं है फिर से सोने की, मैं पहले ही ऑफिस से लेट हो चुका हूँ और ज़ुबैरी साहब का दोबारा फ़ोन भी आ चुका है। जल्दी से मेरे लिए कॉफ़ी बना दो और हाँ, ये टाई की नोट भी लगाओ। इसे टाई की नोट लगाना नहीं आती थी, इसलिए पहले ये काम असाद के वालिद किया करते थे और अब दीजा। असाद की बात का उल्टा असर हुआ था। दीजा को सरता कंबल ताने देखकर इसने हाथ कमर पर रखकर इसे घूरा, फिर एक झटके से कंबल खींच दिया। मैं नहीं चाहता कि ज़ुबैरी साहब फिर से फ़ोन करे, लिहाजा फ़ौरन से बेशतर उठ जाओ। उठ बैठो दिया, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। वो इसे यूं ही मुखातिब किया करता था। उफ़, ये ज़ुबैरी साहब। वो झंझलाते हुए उठ बैठी थी। मैं इन ज़ुबैरी साहब से बहुत तंग हूँ सादी। आखिर बॉस तुम हो या वो। ज़रा सी देर हुई नहीं और इनकी उंगलियों में खुजली शुरू हुई नहीं। आखिर तुम इन्हें जॉब से फारिग क्यों नहीं कर देते। इनफैक्ट बॉस को तो ऑफिस से देर से आने की इजाज़त होनी ही चाहिए। इसने मौका बयान किया था। असाद मुस्कुराते हुए कद आदम आईने के सामने जा रुका। देखे मिसिस दीजा, असाद, अव्वल तो ऑफिस से देर से जाना मेरे असूलों में शामिल नहीं है। सोचो ज़रा, जब ऑफिस में बहुत सी देर से पहुंचेगा तो वर्कर्स इस चीज़ का क्या असर लेंगे। दूसरी बात ये कि ज़ुबैर साहब पापा के ज़माने के वर्कर्स हैं, बहुत ही मेहनती और काबिल एतमाद। मैं इनकी इज़्ज़त भी बहुत करता हूँ और वो भी मुझे बेटा कहते हैं, लिहाजा इन्हें फारिग करना नामुमकिन है। अब सीधी तरह यहाँ आकर नोट लगाओ। वो कुछ रौब से बोला तो दीजा मुँह बसूरती इनके करीब आ रुकी। टाई की नोट लगाते हुए वो मुसलसल कुछ बड़बड़ा रही थी जो असाद पर वाज़ह नहीं हो पा रही थी, सो इसने मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। सादी, अब तुम टाई की नोट लगाना सीख लो। वो क्यों, उसने कुछ तज्जुब से पूछते हुए इसके कमर के गिर्द बाजू फैलाकर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा ली। हर रोज़ तुम यूं मुझसे टाई की नोट लगवाने आते हो जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास जाकर कहता है, मामा मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दो। इसकी संजीदगी पर असाद के कहके में खो गई थी। इसमें हंसने की क्या बात है। घूरने का असाद पर रत्ती भर भी असर ना हुआ था। वो हंसता ही चला गया तो वो भी मुस्कुरा दी। बालों की गिरा खुलकर कंधों पर बिखर गई थी। असाद की नज़रें जुल्फ़ों में उलझ गईं। यूं क्या देख रहे हो। पलकों की झालर आरज़ पर थरकने लगी थी। देख रहा हूँ मेरी बीवी गुस्से में ज़्यादा सीन लगती है। यह हंसते हुए इसकी होंठ दीजा की पेशानी को छूने लगे थे। सादी, ज़ुबैरी साहब का फ़ोन फिर से आ जाएगा। फ़िक्रा मायनी खेज था। असाद कन्नी कतरा गया। सो वट बकौल तुम्हारे, ज़ुबैरी साहब को तो आदत है बार बार फ़ोन करने की। शरी लहजे ने दीजा को शर्माने पर मजबूर कर दिया था, जिससे छुपाने के लिए इसने दोनों हथेलियां असाद के सीने पर रखकर पीछे धकेल लिया था। वो लड़खड़ाकर स्टूल का सहारा लेने लगा। ऑफिस देर से जाना तुम्हारे असूलों में शामिल नहीं है। मैं नाश्ता तैयार करने जा रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। मुख्तसर लफ्ज़ों में वो अपनी बात समझा गई थी और कमरे से निकलते हुए इसने असाद का छत फाड़ ता कहका सुना था। इसके अपने चेहरे पर भी असाद की मोहब्बत तबस्सुम की तरह बिखर गई थी। किचन में आके उसने इलेक्ट्रिक केटल का मग
प्लग लगाया और ख़ुद असाद का फेवरेट आमलेट तैयार करने लगी, क्योंकि इसके बाद असाद ने महज डिनर ही करता था। लंच टाइम में भी वो महज चाय कॉफ़ी पर गुजारा करता था और फिर डिनर घर पर ही किया करता था। जिस तरह असाद इसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखता था, इसी तरह दीजा खुद भी इसका बेहद ख्याल रखती थी। बस इसकी शख्सियत में शिद्दत पसंदी का अंसर गालिब था और इसी शिद्दत पसंदी के ज़ेरे असर वो असाद का हर काम अपने हाथों से किया करती थी। हत्ता कि एक बार असाद की जूते पालिश करने पर इसने मुलाजमा को थप्पड़ दे मारा था। सुबह ऑफिस जाते हुए वो ब्रीफ केस को थमाती थी और कोट भी खुद वो पहनाती थी। अब भी वो इसे पोस्ट तक छोड़ने आई थी। मिसिस फारूक के घर का लॉन बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। सबज घास पर थरकती रोशनियां और इस घास को बेदर्दी से रोनते कदम आपस में बेसर पेकार थे। सफ़ेद वर्दियों में मलबूस वेटर्स हाथों में सुनहरी तश्तरियां उठाए इधर से उधर भागते फिर रहे थे। रात की मुनासबत से गहरे रंगों के मलबूस साज से सजे वजूद मेकअप की तहें चेहरों पर चढ़ाए एक दूसरे में मगन थे। मुस्कुराहटें थी, रेशमी कपड़ों की सराहटें थी, कहके थे, खिलखिलाहटें थी। दुनिया जहाँ के मुख्तलिफ परफ्यूम्स की खुशबुओं के हिसार को तोड़ती बारबेक्यूज़ की इश्तियाकंगेज़ महक सारे लॉन में कब्जा जमा रही थी। बैकग्राउंड में बजती मध्यम और मधीर मौसीकी ने सारे माहौल को रोमांटिक बना दिया था। सबसे बढ़कर 400 फैली चांदनी फ़िज़ा की खनकी को खींचकर हर वजूद पर कपकपी तैयारी करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जिसमें इसे किसी कदर कामयाबी भी हुई थी। और इस सारे माहौल का एक जुज़ वो भी थी जिसके सरापे को नेवी ब्लू कलर की साड़ी ने मज़ीद दिलकश बना दिया था। इसने अपनी शहद रंग जुल्फ़ों से हम रंग आँखें एक ही सिमत में टका रखी थी। जहाँ असाद अहमद गलानी अपने बेशकीमत सूट की परवाह किए बगैर घास पर पकड़े मारे बैठा था और रंग बिरंगे मलबूसात में मलबूस बच्चों का एक बड़ा सा ग्रुप इसके गिर्द दायरे के सूरत में बरजमान था। मोहब्बत, शफकत और इसी किस्म के दूसरे जज्बात एक साथ इसके चेहरे का हिस्सा बने हुए थे और वहाँ कुछ और भी था, शायद कुछ ना होने का दुख। अगरचे इसके चेहरे पर रकम ना था, मगर जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो अंदर के हाल से हर लम्हा वाकिफ़ होते हैं। आप कुछ ना भी कहें वो पहचान जाते हैं। सो वो भी पहचान गई थी। ये शायद इसकी नज़रों की तपिश ही थी कि जिसने असाद को सर उठाने पर मजबूर कर किया था। वो बड़े जानदार अंदाज में मुस्कुराते हुए हाथ के इशारे से इसे पास आने की दावत दे रहा था। इसने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया और नफ़ी में गर्दन हिला दी थी। असाद ने कंधे उचाए और फिर से बच्चों में मगन हो गया। वो रेड स्टोन्स से बनी रोशनी से गुजरती इस हिस्से में आ गई जहाँ सफ़ेद संगे मरमर का फुहारा कमकमों से मिनकास करके सतरंगी मोती बरसा रहा था। वो किनारे पर टिककर मोतियों को हथेली पर जमा करने लगे। से लगा शायद कुछ ऐसे ही मोती इसकी आंखों में भी टिके हैं। ज़रा जो मौका मिला तो बाढ़ तोड़कर बाहर निकल आएंगे। तभी इसने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी थी, जानी पहचानी सी आवाज़, मानूस सी आवाज़। इसने पलके झपक कर आंसुओं को वापस धकेला और इससे पहले कि वो मुड़कर देखती पीछे वाली शख्सियतें इसके सामने आ गई। वो सबा थी, इसकी बेस्ट फ्रेंड, जो आते ही इससे लिपट गई थी। कैसी हो दीजा? कसम से इतना दिल चाह रहा था मेरा तुमसे मिलने को। अगर आज यहाँ मुलाकात ना होती तो मैं कल तुम्हारे घर आने वाली थी। वैसे तुम मिसिस फारूक के यहाँ कैसे? मैं तो कल ही बिरोज से आई हूँ। यू नो फारूक भाई इब्राहिम के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वो यूं ही नॉन स्टॉप बोला करती थी, मगर इस वक्त दीजा ने टोक दिया। खुदा के वास्ते सबा आहिस्ता आहिस्ता बात करो, मुमकिन है मैं तुम्हारी बात बेहतर तरीके से समझ सकूँ। सबा शर्मिंदा हुए बगैर हंस दी। चलो वहाँ चलकर बैठते हैं। वो इसका हाथ थाम कर कोने वाली मेज़ पर ले आई। फिर शिकवा शिकायत की फरिश्ते निकाली गई। माफ़ी तलाफ़ी हुई, गुजरे किस्से दोहराए गया। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक के दोस्तों को याद किया गया और यूँ वो माजी के शबिस्तान से गुजरकर हाल के गुलिस्तान में दाखिल हो गई। महज 4 साल ही तो हुए हैं हमें यूनिवर्सिटी छोड़े और लगता है सदियाँ बीत गई हैं। सबा की नज़रें स्याह आसमान में जाने क्या खोज रही थी। हाँ, लेकिन कभी कभी बिल्कुल कल की बात ही लगती है। सबा तायद में सर हिलाती हुए हंसने लगी। कोई किस्सा जहन की राह गुजर से गुजरा था। और वो तुम्हारा मजनू कहाँ है? सबा ने पूछा तो दीजा हैरानगी से देखने लगी। असाद की बात कर रही हो? दीजा ने मुस्कुराते हुए असाद की तरफ इशारा कर दिया। सबा इस तरफ देखने लगी और बोली, एक मेरे मियाँ हैं जिन्हें हर महफिल में लड़कियों के बीच राजा अंदर बने रहने का शौक़ है, और एक ये असाद है। हैरान इन बच्चों में से तुम्हारा कौन सा है? दीजा खामोश रही। जिस मौजू से बचती आई थी नाश्ता तौर पर छिड़ गया था। इनमें से कोई बच्चा मेरा नहीं है। सबा, इसके लहजे का इस्तराब सबा से मख्फी ही रहा। अच्छा, फिर वो कहाँ है? क्या घर पर छोड़ आई हो? वो एक बार फिर खामोश रही। क्या कहे, किस सिमत में कदम धरे? सच कह दे या मौजू बदल दे? सच कड़वा है और मौजू बदलना बेहद मुश्किल। ये तुम कहाँ खो जाती हो? सबा ने इसके सामने चुटकी
की बजाय वो चूंकि मैं पूछ रही थी ये आखिर क्यों जानना चाहती है, इसने सोचा कोई और बात नहीं कर सकती सबा, वो ताहर से बोली थी। सबा ने कुछ हैरानगी से इसे देखा। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो। नहीं नहीं सबा, मैं तुम्हें बताती हूँ, कोई बच्चा नहीं है मेरा। खुदा ने मुझे इतनी सलाहियत ही नहीं दी कि मैं औलाद पैदा कर सकूँ, समझ रही हो ना तुम। सबा, बाँझ हूँ मैं। वो यकलख्त ही भड़क उठी थी। ये लफ्ज़, चंद लफ्ज़ बोलने में इसकी सारी क़ुव्वत सरफ हुई थी। शायद तभी तक का सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। वो रोना चाहती थी मगर रो नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों उसे लगा था जैसे सबा इस राज से वाकिफ़ है और जानबूझकर इसे कुरेद रही। यकीनन दिली दिल में इस पर हंस भी रही होगी। फ़िज़ा में खनकी बढ़ गई थी। सर्द हवा के झोंके भी खरामा खरामा धरती का रुख कर रहे थे और वो हर एहसास से बेनियाज सिर्फ एक एहसास के ज़ेरे असर थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दीजा, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना हरगिज़ नहीं था। इनफैक्ट मैं तो जानती ही नहीं थी। इसका अंदाज़ वजाहती था और वो कुर्सी पर झुकी इसके कंधे पर थपक रही थी। इट्स ओके, बस मैं ही इरिटेट हो जाती हूँ। वो बामुश्किल मुस्कुराई थी। नहीं भाई, दरअसल मेरी बातें ही ऐसी होती हैं जो दूसरों को गुस्सा दिला दे। तुम्हें याद है ना इब्राहिम हमारी शादी से पहले कितने कूल माइंडेड हुआ करते थे, मगर अब। सबा ने अपनी बात का असर ज़ाहिर करने के लिए और माहौल को खुशगवार बनाने के लिए कमाल खूबसूरती से मौजू बदल दिया था और बज़ाहिर तो वो भी बहल गई थी, मगर जब एहसास महरूमी जाग उठे तो इसे दबाना बेहद मुश्किल हो जाता है। पुराने ज़ख्म छिड़ जाएं तो इन्हें मरने में वक़्त तो लगता है ना। तारकोल की स्याह सड़क डूबते चांद की जर्द रोशनी में नहाई हुई थी। दूर दूरिया कद आवर अशजार जिन्नात की तरह तने हुए थे और अपनी शाखें फैलाए हमला करने को बेताब। असाद ने विंड स्क्रीन से नज़रें हटाकर इस पर डाली थी जो अपने बालों की उंगली पर लिपटे हुए खिड़की से बाहर न जाने क्या खोज रही थी। असाद ने ज़रा झुक कर इसके शाने से अपना शाना टकराया था और वह मतवज्जो हुई और इसे देखकर हौले से मुस्कुरा दी। जब एक बेहद हैंडसम बंदा पहलू में बैठा हो तो कोई भी अक्लमंद लड़की तुम्हारी तरह इसे छोड़कर गाड़ी से बाहर नहीं देखती, ख़ास तौर पर तब जब पहलू में बैठा बंदा इसका मजाजी खुदा भी हो। वो हद दर्जा संजीदगी से कह रहा था लेकिन आंखों में शरारत हलकोरे ले रही थी। दीजा ने इसके होंठों पर फैली प्यारी सी मुस्कान को देखा जो दीजा के लिए इसकी शख्सियत का खासा थी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पहलू में बैठे हैंडसम बंदे को नज़र ही लगा दी जाए। अपनी तरफ से यकटक दिखता पाकर वह शरारत से गोया हुआ तो दीजा फिर से बाहर देखने लगी। काश मैं तुमको नज़र लगा सकती तो किसी और की नज़र लगने का ख़तरा ही ना होता। और वो किसी और कौन है? वो किस कदर हैरानगी से पूछ रहा था। मिसिस अब्बास की नंद। सारे फंक्शन में वो तुम्हें ही देखती रही घूर घूर के। असाद का कहका बड़ा ज़ोरदार था क्योंकि दीजा का ज़ोर घूर घूर पे था। यकीन करो ये खबर मुझसे मिली है। ओके, यकीन करो ये खबर मुझे तुमसे मिली है कि वो मुझे घूर घूर कर देख रही थी, वरना मैंने तो आज मिसेस अब्बास को नहीं देखा, इनकी नंद को कैसे देख सकता था। असाद ने दीजा को जमाई रोकते देखा तो बाजू फैला दिया। हकीकतन मुझे तो आज फुर्सत ही नहीं मिली कि किसी की नंद को देखूं। दरअसल बच्चों की मखलूक होती ही इतनी खूबसूरत है कि कहीं और देखने ही नहीं देती। दानस्ता वो दीजा के दिल पर हाथ मार बैठा था। एक हाथ ही मगर बेआवाज़ होंठों से निकल कर फ़ज़ा में तहलील हो गई थी। साथ ही इसने होले से पुकारा था, एक बात पूछूं? दो बातें पूछ लो। मगर वो मगन सा ड्राइव कर रहा था। तुम्हें बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं सादी, वो पूछ रही थी और लहजा अंदरूनी हालत का मुंह बोलता सबूत। असाद को एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ। दीजा ने फिर से अपना सवाल दोहराया। तब असाद ने अपने हाथ की गिरफ्त इसके शाने पर मजबूत कर दी थी। हाँ दीजा, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, वो यही कह पाया। वहाँ बच्चों के बीच वो भूल ही गया था कि इसका ये अमल दीजा को किस कदर तकलीफ़ पहुँचाएगा। इसका सोया हुआ एहसास कमतरी हड़बड़ा कर उठ बैठा था। प्लीज़ दिया, रोना नहीं, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ देते हैं। अब असाद का हाथ इसके बालों में था। मैं रो तो नहीं रही सादी, हाँ कुछ आंसू नज़र नहीं आते, वो महज दिल पर गिरते हैं, बरसते और बरसते ही चले जाते हैं। इसके बावजूद दिल और ज़्यादा की रट लगाए रखता है। मैं तो सिर्फ खुदा से शिकवा कर रही थी। वो फिर बोली, सब औरतों के कदमों तले जन्नत रख दी, एक सिवाय मेरे। एक कोना मुझे भी दे देता तो क्या कमी होती इसके ख़जाने में। सब कुछ भूल जाओ दिया, सिर्फ ये याद रखो कि एक तुम हो और एक मैं, और हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत नरमी से कह रहा था जबकि वो सोच रही थी, नहीं सादी, ज़रूरत तो है एक नन्हे वजूद की जो हमारी मोहब्बत का जीता जागता मुंह बोलता सबूत हो। एक बार फिर वैसी ही सुबह धरती पर उतरी थी, वैसे ही सूरज की मस्त अंगड़ाइयाँ और वैसे ही किरणों की अटकलियाँ। पहले तो वो सुस्ती से कंबल में ही बैठी रही, फिर स्याह गर्म शॉल अपने गिर्द लपेट कर उठ खड़ी हुई। ग्लास विंडो से छन छन कर आती सूरज की बेटियाँ अपनी कामयाबी पर खुश हो रही थी। इसने पर्दा सरका कर बाहर झांका। खिड़की के सामने बिछी साफ सुथरी सड़क पर सुबह
अपनी तमाम तरह जो लानियों के साथ थी। इसने पर्दे बराबर किए, अंदर रह जाने वाली किडनी खामोशी में तहलील होगी। असाद जिम खाने से आने वाला था, वो हाथों से बासवार थी। टेरेस पर आ गई, वो गिल पर झुकी लॉन में झांक रही थी, जहाँ बूढ़ा माली बाबा बड़ी शफकत से बेल बूटे शराब खा रहा था। इसके पकाने पर सर उठाकर ऊपर देखने लगा, फिर हाथ के इशारे से इसे प्यार दिए, जिसे कबूल करते हुए मुस्कुरा दी। बाबा, अम्मा वज़ीरा आ गई हैं। वो काम वाली मासी के बारे में पूछ रही थी। बाबा ने इस बात में सर हिलाया तो वो ज़िनिया तय करते लाउंज में आ गई थी, जहाँ दायरे के सूरत में बड़े बेशकीमत सोफ़ों के करीब वो बैठी थी। अम्मा वज़ीरा की बेटी मेहरुनिसा। अम्मा वज़ीरा नहीं आई, इसने मेहरुनिसा से पूछा था। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इसने आज हमें भेजा है। जवाब मेहरुनिसा के साथ खड़ी औरत की तरफ से आया था। तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, तुम वज़ीरा की कौन हो? अब मेहरुनिसा ने जवाब दिया, ये हमारी सबसे बड़ी बहन है। दीजा को हंसी आ गई, क्योंकि इसने सबसे बड़ी पर जोर दिया था। हाँ, इसकी शक्ल वज़ीरा से बहुत मिलती है। इसने कोई भी जवाब दिए बगैर अपने दुपट्टे से फर्नीचर की गर्द साफ़ करना शुरू कर दी थी। क्या नाम है तुम्हारा? इसकी मुखातिब वो थी और नज़रें मेहरुनिसा पर थी, जो हमेशा की तरह साइड टेबल के करीब दो जानों बैठ गई थी और गिर्द साफ़ करते हुए बहुत इश्तियाक से टेबल पर सजे क्रिस्टल पेपर्स को देख रही थी। इसकी निगाहों में शौक़ का एक जहानाबाद था। ज़हरा, मुख्तसर सवालात आम तौर पर मुख्तसर जवाबात की हामिल होते हैं। मेहरुनिसा निचला होंठ दांतों में दबाए बहुत एहतियात से हर चीज़ को छू रही थी। 16-17 साल की ये लड़की हमेशा इसे अट्रैक्ट करती थी, जिसके होंठ जिंदा दिली से मुस्कुराते थे और मासूमियत आंखों में तख्त नशीन थी। दीजा ने यूं ही पुकार लिया था। वो जो मगन थी घबरा गई और हाथ खींच लिया। तुम्हें ये पसंद है? दीजा ने मुस्कुराते हुए पूछा था, मगर इसके बावजूद मेहरुनिसा खामोश रही। चेहरा अभी भी घबराहट के ज़ेरे असर था, लेकिन आंखों में मासूमियत इस बात में सर हिला रही थी। ठीक है मेहरुनिसा, इनमें से जो भी तुम्हें पसंद है वो तुम रख लो। असबात तहीर में बदल गया। सच? वो पूछ रही थी। दीजा ने सर हिलाया तो वो खुशी खुशी सिलेक्शन करने लगी थी। तभी ज़हरा की सरजनिश भरी आवाज़ ने इसे टोक दिया। दीजा को इसकी मुदाखलत नागवार गुजरी थी। मैं तुम्हें तो नहीं दे रही ज़हरा, इसने कुछ नरमी से कहा था। इसके बावजूद तंजिया मुस्कुराहट ने ज़हरा के चेहरे का अहाता करने में लम्हा ही लिया था। मुझे दो या इससे बात तो एक ही है ना बीबी, इसे ना ही दो तो अच्छा है। वैसे भी गरीब को बगैर मेहनत के मिल जाए तो वो गंदम की ढेरी की तरह फैल जाता है और नदीदी नज़रों से हर चीज़ को तकता है। फिर तुम अमीर लोग ही हट दर्मी का ताना देते हो। तुम इतना तलख क्यों बोल रही हो? दीजा ने हैरत से देखा। बात इतनी सख्त तो ना थी। इसके बावजूद ज़हरा के लफ्ज़ में तलखी का ख्याल था और अब तबस्सुम भी। ये तलख तो नहीं है, ये सच है जी। और तुम अमीर लोग सच्चाई को तलखी का नाम देते हैं। ज़िंदगी हम गरीबों में सच्चाई भर देती है, यानी तलखी। तुम शादीशुदा हो? सेंटर टेबल से अखबार उठाते हुए इसने सरसरी अंदाज में पूछा था और मेहरुनिसा को मुस्कुरा कर शह दी थी। हाँ, अम्मा ने मेरी शादी की थी। क्या मतलब? 2 रोज़ पहले तलाक होगी। ज़हरा ने यूँ बताया था गोया ऐसे नहीं किसी और को तलाक हुई हो। दीजा को झमका सा लगा। फिर तो तुम इद्दत से हुई? ज़हरा, ना मुझे कोई गम नहीं है। वो ऐसे कह रही थी जैसे इद्दत का ताल्लुक गम से ही हो। इत्मीनान काबिल दीद था। दीजा ने गहरा सांस भरा और नज़र अखबार पर हेडलाइन पर टका दी। इससे ज़हरा की ज़हनी हालत पर शक हो रहा था। बच्चे कितने तुम्हारे? ना भला बच्चा होता तो वो हरामी तलाक देता ही क्यों? बच्चे के लिए ही तो इसने दूसरी शादी की है। दीजा के हाथ से अखबार छूट गया था। पता नहीं क्या हुआ था कि दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। बच्चा नहीं हुआ? ज़हरा जाने वो क्या सुनना चाह रही थी, रब ही जाने। ज़हरा ने एक तवील सरदा भरी। मैं गई थी डाटनी के पास। वो कहने लगी, जब रब की मर्ज़ी होगी बच्चा हो जाएगा। पूरे 8 साल तक मैं डाटनी के पास जाती रही, दम दरूद भी कराई, इस कमीने की मार भी खाई। सास के ताने अलग और ससुर की गालियाँ अलग। नंदों के पैर धो धो कर पिए और तो और देवर और देवरानी की भी खिदमत की। पर हक, हाँ, औरत की किस्मत ही ऐसी है। बच्चा ना हो तो मर्द दूसरी लाता ही है, चाहे छुपा कर लाए या खुल्लम खुल्ला। सब मर्द एक से तो नहीं होते ना। इसे खुद भी खबर ना थी कि इसका फिक्रा ताइद तलब है या तारीद तलब। बस दिल सूखे पत्ते की तरह लर्ज रहा था। ना जिसा मर्द एक से ही होते हैं, मर्जी करने पर आए तो ना औरत रोक सकती है और ना ही औलाद। मैंने अब तक 2 मर्द देखे हैं जी। वो कमर पर हाथ रखे ज़मीन पर बैठ गई थी। मेहरुनिसा शायद लॉन की तरफ चली गई थी। मेरे अब्बे को पुत्र की जंजीर चाहिए थी जो इसके बुढ़ापे में इसका सहारा बन सके। और जब मेरी माँ पुत्र ना पैदा कर सकी तो बुढ़ापे में मेरी माँ की गोद में 7 बेटियां डाल कर दूसरी शादी कर ली। और जब दूसरी के भी पुत्र ना हुआ तो 1 साल के अंदर अंदर तीसरी बीवी ले आया। दोनों को डाला मेरी माँ के सर पर और ख़ुद
पुड़ी की लत लगा बैठा। मेरी माँ ने तो गुजारा कर लिया जी, पर इन दोनों से ना हुआ। एक ने तलाक ले ली और एक भाग गई। दूसरा मर्द अकबर था। मेरा मियाँ फिल्में देख देख इसका मगज़ सड़ गया था। खुद को हीरो समझता था। इसे भी पुत्र चाहिए था और मैं तो बेटी भी ना दे सकी। दीजा ने ज़हरा की आंखों में आंसू देखे थे और नज़रें गोद में रखी अपने लड़ते हाथों पर मरकोज़ कर दी थी। ज़हरा कुछ और भी कह रही थी, दीजा मफ़हूम ना समझ सकी। तो क्या असद भी ज़हन के दलान में बस एक ही सवाल की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। नहीं नहीं असद, ऐसा नहीं हो सकता। इसने पुरज़ोर तरीद की थी। हैं जी, ज़हरा ने हैरानगी से कहा था। दीजा शायद बेख्तियारी में कुछ ज़्यादा ही ऊंचा बोल गई थी। हाँ कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। वो सुस्त रवि से चलती वापस टेरेस पर आ गई। धूप की तमाज़त में शिद्दत आ चुकी थी। वो बिलाशुबा बदन को भली लग रही थी। इसका दिमाग सवाल कर रहा था, जबकि दिल इनकारी था। तब इसकी आंखें झिलमिलाने लगी थी। नहीं सादी, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। नफ़ी में ज़ोर ज़ोर से सर हिलाते हुए नज़र का पंछी गिल से नज़र आती सड़क के ऊपर फड़फड़ाने लगा। हाँ वो असद था और एक बच्चा 2-3 साल का। कुछ फासले पर खड़ी कार का फ्रंट डोर हुआ था और असद मुस्कुराते हुए बच्चे के सामने 2 जानों बैठा इसके घुटने झाड़ रहा था। दीजा ने खोजना चाहा क्या था इसके चेहरे पर, हसरत, यास, नाउमीदी, नारसाई, तड़प, मोहब्बत या कुछ भी नहीं। वो चीखना चाहती थी और चीख नहीं पा रही थी। सांस थमता हुआ महसूस हो रहा था। ज़हरा की आवाज़ इसे लर्जा रही थी। इसे मजबूती से ग्रिल को थाम लिया। सरजमीन ज़ात जंजले से 2-4 थी और इसे एक फ़ैसला करना था। हजूम बढ़ता जा रहा था। तंजिया उड़ाते कहके फैल रहे थे। इसने पेशानी पर नमूदार हो जाने वाली चंद बूंदों को पूंछा। एक निगाह असद पर डाली जो अभी भी बच्चे से हम कलाम था। वो मुड़ी मजबूत कदमों से चलती लॉन्च में आगे। सामने ही मेहरनिसा बड़े से पिंजरे में मौजूद ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को मतवज्जो करने की कोशिश करी थी। दाएं जानिब ज़हरा सोफ़ों के गिर्द झाड़ती जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी। ज़हरा इसके पुकारने पर मतवज्जो हुई। साथ ही मेहरनिसा भी, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ ज़हरा, मुझे पता समझा दो। वो बहुत मुतमिन हो गई थी क्योंकि वो हमेशा से किस्मत की धनी रही थी और इसे यकीन था कि किस्मत अब भी इसके साथ है। वो जो पत्थर अपनी राह में रखने वाली है इससे ठोकर नहीं खाएगी बल्कि इससे पहले इसे हटा देगी। वो अंदरूनी लाहौर की एक तंग और तरी गली थी जिसके आगाज़ से इख्तिताम का नुक्ता देखना बेहद मुश्किल था। ब्लैक शरार्ड ने आगे जाने से इनकार किया तो वो इसे एक तरफ पार करके गली में घुस गई। खुले हुए गटरों का गंद, बदबूदार पानी गली में जा बजा फैला हुआ था जिसकी बदौलत से चलने और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। बहरहाल इसे ये रास्ता तय करना ही था क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में जो मुश्किलात इसके सामने आती है उससे बढ़कर हो सकती थी। इसने रुक कर एक आदमी से अम्मा वज़ीरा के घर का पता मालूम करना चाहा। वो शख्स यहाँ मौजूद बेशतर लोगों से कदरे बेहतर नजर आ रहा था। वो कुछ देर कागज़ का पुर्जा हाथ में थामे से बगौर देखता रहा। फिर पुरसोच अंदाज में सर उठाकर पहले पीले पीले दांतों की नुमाइश की और आई जी मैं आपको ले चलता हूँ कहकर इसके साथ साथ चलने लगा। दीजा की मजबूरी इसे इसका साथ देने पर मजबूर कर रही थी। वो बोलने का शौकीन था या महज इसके सामने बोले ही जा रहा था, दीजा समझ ना सकी। वो तो बस खेलते कूदते गंद में लिथड़े नंगे धड़ंग बच्चों को देख रही थी जिन्हें देखते ही हुए इसे सख्त कराहत हो रही थी और इसने नाक चढ़ा रखी थी। ये शायद फरार की एक राह भी थी क्योंकि 4 पाइयों पर और चबूतरों में बैठी औरतें इसे हैरानगी से देख रही थी। इनकी नज़रें दीजा को तंग कर रही थी। बिलाखिर वो एक घर के सामने रुक गया। दीजा को तलकीद करना पड़ी, आए जी अंदर ही आ जाएं, अपना ही घर है। वो बहुत पुरजोश हो रहा था। दीजा अपना ही घर पर नाक सुकेड़ कर रहेगी। वो शख्स किसी को बाआवाज़ बुलंद आवाज़ें दे रहा था। फिर एक लड़की आई तो वो शख्स बोला, जामनी अम्मा को बुला ला, ये बीबी मिलने आई हैं। इससे वो लड़की चली गई तो वो शख्स एक छलंगा सी चारपाई पर मैली सी चादर बचाकर इसे बैठने के लिए इसरार करने लगा। दीजा उलझन ज़दा सी बैठ गई तो अपना बायोडाटा समझाने लगा। वो अम्मा वज़ीरा का दामाद था और दीजा को इससे ज़्यादा जानने की तमन्ना थी। इसने शुक्र किया जब अम्मा वज़ीरा आ गई क्योंकि इसकी आमद ने दामाद नामे में खलल डाल दिया था। वज़ीरा ने इसके सामने बिछी जा रही थी। मैं तुम्हारे पास से काम से आई थी वज़ीरा, दीजा ने तहमीद बांधी थी। वो किचन से निकलकर लॉन्च में आई थी और दाएं जानिब ड्राइंग रूम के साथ छोटी सी राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर स्टडी की लाइट अभी भी रोशन थी और तखील की आंख से असद को देखने लगी जो किसी फाइल पर झुका हुआ था। वो सोचने लगी कि अंदर जाए या नहीं। इस पल तशनगी दिल के किसी कोने में को लाने लगी और नारसाई ने इसका साथ देते हुए नोहा ख्वानी शुरू की तो वो दिल कड़ा कर
पकड़ा कर हसरत का हाथ झटक कर स्टडी रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो सहरा खरीदने का फैसला कर चुकी थी। इसके लिए इसे एक बरसात तो क्या, इसे सारे सावन भादों वक्ती तौर पर रहन रखने थे। और यही बात जब इसने अम्मा वज़ीरा से कही थी तो वो एक लम्हे के लिए इसे हैरत से देखती रह गई थी, और जब बोली तो गुस्सा हो सकती इसके अंदर अंदाज से यहाँ थी। हम गरीब ज़रूर हैं बीबी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बेटियाँ फ़रोख्त करते फिरें। वो दबी दबी आवाज़ में बोल रही थी और दीजा को पहली बार इस बेज़रसी और इससे खौफ महसूस हुआ था। वो अपने अंदर बोलने की सकत नहीं पा रही थी, लेकिन इसे ये मार्का सर करना था, लिहाजा बोली, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो वज़ीरा, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो और समझो। ज़रूरतमंद तुम भी हो और मैं भी, खुदा ने मुझे माँ बनने नहीं दिया, मगर ममता का जज्बा तो हर औरत में होता है ना, सो मुझ में भी है। समझने की कोशिश करो वज़ीरा, मुझे बच्चा चाहिए और तुम्हें 6 बेटियों का बोझ उठाना है। ज़हरा की तलाक के बाद तो तुम्हारा बोझ और भी बढ़ गया है। वो इस्तरारी अंदाज में हाथ मसल रही थी। तुम अपनी एक बेटी मुझे दे दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ जैसे ही वो मेरी गोद में बच्चा डालेगी मैं इसे वापस तुम्हारे घर पहुँचा दूँगी। इसमें भला हमारा की फ़ायदा, बेटी तो फिर हमारे ही दर पर होगी। इसकी शादी के तमाम अखराजात मैं बर्दाश्त करूँगी, तुम देखना, मैं इसकी शादी बहुत अच्छी जगह करवा दूँगी। इसका अंदाज़ ना चाहते हुए भी इल्तिजाई हुआ चला था। वज़ीरा कुछ लम्हे खामोश रही। दीजा को इसके झुर्रियों ज़दा चेहरे पर सोच की परछाई नज़र आई थी। फिर दफ्तर वो नफ़ी में सर हिलाने लगी, नहीं बीबी, ज़हरा का अब्बा नहीं मानेगा। ज़हरा के अब्बे ने अब तक तुम्हें क्या दिया है सिवाय 7 बेटियों के, जो बेटे की चाह में दूसरी और फिर तीसरी शादी कर सकता है। इससे बेटियों की क्या परवाह, जो खुद कमा नहीं सकता वो इनकार कैसे और क्यों कर करेगा। वो एक लम्हे को वज़ीरा के तासुर जाने के लिए खामोश हुई, फिर बोली, इसके अलावा मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी, तुम एक तो क्या 2 लड़कियों की शादी भी आराम से कर सकोगी। वज़ीरा की हैरत से आंख खुली, खुशी से कुछ और खिल गई। दौलत की चमक, इज़्ज़त और गैरत, माशरा हर एहसास पर हावी हो चुकी थी, लेकिन कौन सी बेटी इस पर शादी मर्ग सी कैफियत आ रही थी जिसके ज़रिए से इसने अपनी तमाम बेटियां गोया एक कतार में दीजा के सामने पेश कर दी थी। मेहरुनिसा। दीजा ने बड़े आराम से 5वीं बेटी का नाम ले दिया था। वो कायल करने का तरीका जानती थी और यूं भी किस्मत की गेंद फ़िलहाल इसके कोर्ट में थी। खटके की आवाज़ पर इसने गर्दन मोड़ के पीछे देखा, हालांकि वह जानता था कि अंदर आने वाली दीजा है, इसकी प्यारी सी बीवी जिससे वो मोहब्बत नहीं इश्क करता है। बड़े जानदार अंदाज में मुस्कुराते हुए कोनी चेयर की बैग पर टकाकर हाथ इसकी तरफ फैला दिया था। दीजा छोटे छोटे कदम उठाती इस तक आई थी और इसका हाथ थामकर सामने आ गई थी। कमर को थोड़ा सा खम देकर टेबल के साथ टिकते हुए बोली, इतना काम मत किया करो सादी, थक जाओगे। इसने असाद के ग्लासेस उतार कर मेज़ पर रख दिए। मोहब्बतों से घुला लहजा जिसमें फ़िक्र का अंसर गालिब था, साथ के अंदर तक तमानियत उतार गया। ठीक है, अब नहीं करूँगा और थकूँगा भी नहीं। चेयर की बैग से पुश्त टकाते हुए वो बड़ी फुर्सत से तकने लगा था। इस तरह क्या देख रहे हो? ये गालबन दिल का चोर था। तभी से असाद की मोहब्बत उठाती निगाहें खुद को खोजती हुई महसूस हो रही थी। कुछ भी तो नहीं। फिर ये मैं वो बात जानना चाहता हूँ जो तुम मुझसे कहना चाहती हो। वाकई खोज रहा था और दीजा को तो यकीन था कि असाद इसकी बेचैनी भांप लेगा। वो ऐसा ही था, बाहर रहते हुए भी अंदर से वाकिफ़। दीजा ने बस पलकें झुका ली। ऐसी तो कोई बात नहीं है सादी, वो लफ्ज़ चुनने के मराहिल तय कर रही थी। पता नहीं क्यों लफ्ज़ फ़िक्रों में ढल ही नहीं रहे थे। असाद कुछ आसानी से तकता रहा, फिर कुर्सी के हैंडल्स पर दोनों हथेलियाँ से दबाव डालकर उठना चाहा। ठीक है, फिर सो जाते हैं। नहीं सादी, बेख्तियार दीजा ने इसके कंधों पर हाथ रख दिए थे। वो बैठ गया। एक बात है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ सादी। मैं निगाहों का पहरादार था, गोया कह रहा हो कि अब कह भी चुको। दीजा इसके कदमों में किसी दासी की तरह बैठ गई। इसने अपना सर सादी के घुटनों पर रख दिया था। सादी, तुम मेरी एक बात मानोगे? इससे कबल तुम्हारी वो कौन सी बात है जो मैंने ना मानी हो या टाल दी हो? असाद का हाथ इसके बालों में था। नहीं, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात ज़रूर मानोगे। इसने एकदम सर पर हाथ थाम लिया था। ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बात ज़रूर मानूंगा। तुम शादी कर लो। असाद के हाथ की गिरफ्त यकलख्त कमज़ोर पड़ गई थी। दूसरे पल वो दीजा का हाथ झटक कर उठ खड़ा हुआ था। मुझे लगता है दीजा तुम नींद में हो, जाओ जाकर सो जाओ, उसने हुक्म दिया था। सख्त लहजे में दीजा को वहशत हुई अपने दिल की धड़कनों से। असाद रैक के पास खड़ा था। वो उसके सामने आ गई। नहीं सादी, मैं नींद में कतई नहीं हूँ, बल्कि पूरे होश-ओ-हवास में तुम्हें इजाज़त दे रही हूँ। मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। दीजा वो धाड़ा था। दीजा बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी और रैक से जा लगी। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारी इजाज़त का मुंतज़िर हूँ कि तुम इधर तुम इशारा करो और मैं शादी करने चल दूँ? नहीं दीजा, ऐसा कभी नहीं
ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी करनी होती तो मैं तभी कर लेता जब डॉक्टर ने तुम्हारे बांझपन की खबर दी थी। असाद एक बार फिर रुख मोड़ गया तो वो फिर सामने आ गई। प्लीज़ सादी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगी। असाद ने इसे बाजू से पकड़कर धिक्का देने वाले अंदाज में हटाया था। वो लड़खड़ा गई। तब तक असाद धाड़ से दरवाज़ा बंद कर चुका था। दीजा को समझ नहीं आया कि इसके पीछे जाए या नहीं। असाद का रवैया इसकी तवक्को के मुताबिक था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि इसे मालूम था कि असाद मान जाएगा, इसे मानना ही पड़ेगा। शायद घंटा भर वो स्टडी में बैठी रही, फिर बेडरूम में आ गई जहाँ असाद करवट लिए सो रहा था या महज पोज कर रहा था। बेड के कोने पर टिककर सोने की सही करने लगी। जाने कब इसकी आंख लगी थी और फिर खुल भी गई थी। वॉल क्लॉक की सुइयां 7:30 पर टिकी थी। उंगलियों से बात संवारते हुए उसने दीजा को देखा जो दूसरी तरफ रुख किए सो रही थी। मेरा सुकून बर्बाद करके किस सुकून से सो रही है बेवकूफ़। गुस्से के बादल झटने लगे और तासुब की हवा अटराने लगी। कोनी का सारा लेकर वो इसकी तरफ झुका और बड़ी नरमी से चेहरे पर बिखरे मुश्क बाल सिमटने लगा। वो अभी भी बेखबर थी। असाद के होंठ इसकी कनपट्टी को छू आए। असाद ने दीजा का हाथ थाम लिया जो तकिए पर चेहरे के करीब पड़ा था। वो अंगूठे से हथेली पर सजे बताशे को महसूस कर रहा था जो कुछ रोज़ कबल मेहंदी से इसने अपने हाथ पर सजाया था। होंठों से हथेली तक का सफ़र नहायत इत्मीनान से तय किया था। दीजा की आंख खुल गई और वो हैरत से खुद पर झुके असाद को देख रही थी। दोनों की नज़रें मिली और अज़ियतनाक रत जगह का खुमार रूहों में हुलूल हो गया। तुम मेरी ज़ात की तकमील हो दिया, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। खुदा के लिए मेरा इम्तिहान मत लो। रूह की सच्चाइयाँ लहजे में सिमट आई थी। होंठों ने एक बार फिर हथेली को छुआ और वो उठ खड़ा हुआ था। दीजा ने करवट ली और टांगे बेड से लटका दी। कैसी अजीब मोहब्बत है ना तुम्हारी। एक छोटे से इम्तिहान से घबरा के इसका लहजा तंजिया था। असाद ने इसे तासुब से देखा। इम्तिहान छोटा या बड़ा नहीं होता, बस इम्तिहान होता है। वो बाहर निकल गया था। अब वो दोनों अपनी अपनी अंदाज में नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। असाद ने सोचा इत्तेजाजन नाश्ता नहीं करेगा। दूसरी तरफ दीजा बेगम ने नाश्ते के नाम पर कॉफ़ी भी तैयार ना की थी। असाद को अफसोस ने घेर लिया। यही लड़की इसके खाने पीने का किस कदर ध्यान रखती थी और आज वो इसे ऑफिस से वापसी पर पोर्च में भी लेने ना आई थी। डाइनिंग टेबल पर अगरचा खाना चुना हुआ था मगर वो खुद मौजूद ना थी। इसने गुस्से से टेबल को देखा। बाजू पर पड़ा कोट और ब्रीफ के सोफे पर उछाला और रास्ते में आए कॉर्नर टेबल को ठोकर मारता बाहर निकल गया। खटके की आवाज़ और फिर कार स्टार्ट होने की आवाज़ ने दीजा को बेडरूम से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। कॉर्नर टेबल पर रखा क्रिस्टल का नफीसा गुलदान और शीशा दीवार से टकराने के बिना पर चिकना चूर हो चुके थे। वो बरामदे की सीढ़ियों में बैठकर इसका इंतजार करने लगी। घड़ी की सुइयां हरकत के साथ साथ एक सवाल भी कर रही थी, पता नहीं इसने खाना भी खाया होगा या नहीं। इस रात तो 11:30 बजे के बाद ही वापस आया। गाड़ी की हेडलाइट्स ने इसकी आंखों को चुंधा दिया था। वो बेख्तियार खड़ी हो गई। असाद बड़ी अजनबियत से इसके करीब से गुजर कर अंदर जा चुका था। वो वहीं खड़ी खुद से उलझती रही, फिर इसके पीछे ही चली आई। वॉशरूम की लाइट ऑन थी और पानी गिरने की आवाज़ इसकी समाज से टकरा रही थी। वह सास से बात करना चाहती थी, तभी बेड पर लेट कर इसका इंतजार करने लगी। दूसरी जानिब वो शायद कसदन देर लगा रहा था। ज़हनी थकान दीजा के सारे वजूद का घेराव किए हुए थी। नींद की वादी में उतरने में इसे पल ही लगे। हालांकि आंख की ये बेवफाई इसे सख्त नागवार गुजरी थी। असाद ने चुप सदा रखी थी जो हफ्तों पर मुहित हो चुकी थी। वो ना दीजा को मुखातिब करता था और ना ही इसकी किसी बात का जवाब देता था। दीजा को इससे इतनी सख्त रद्द-ए-अमल की तवक्को कतई ना थी। असाद का रवैया इसे अंदर ही अंदर काट रहा था। इसकी नाराज़गी की मुद्दत कभी भी इतनी तवील ना हुई थी। वो रात को बहुत देर से आने लगा था। दीजा के लिए दिन तो खटन थे ही। सर्दी की तवील रातें कुछ और तवील हो गई थी। हद तो तब हुई जब घड़ी की सुइयां 2 और 3 का फिगर भी क्रॉस करने लगी। वो आंखों में आंसू भरे से तकी गई थी और जब जब्त का याराना ना रहा तो इसने इसके कुशीदा सीने से सर टकाकर फूट फूट कर रो दी। मेरे साथ यूँ मत करो असाद, मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी बेअतनाई के साथ ज़िंदा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। प्लीज़ मेरे साथ यूँ मत करो। वो टूटी फूटी सी इसके सीने से लगी हुई थी और असाद की निगाहें इसके रेशमी बालों पर थी। कैसी दीवानगी थी जो इसे इस हाल तक ले आई थी। असाद ने इसके गिर्द अपना खसार खींच कर गोया इसे तहफ़्फ़ुज़ का साथ दिया था। दीजा के आंसू हमेशा से तकलीफ देते थे, अब भी ऐसा ही हुआ था। दीजा इस बात से बाखूबी वाकिफ थी। इस लम्हे वो और शिद्दत से रोने लगी थी। असाद का मलाल बढ़ने लगा। इसे तंग करके वो खुद भी कहाँ पुरसकून रह सका था। कितनी ही रातें सड़क नापते बिस्तर के कांटे चुनते गुजरी थी। इसने दीजा की गिरद अपनी गिरफ्त कुछ और मजबूत कर ली, फिर बहुत धीमी और नरम आवाज़ में बोला, और जो तुम मेरे साथ कर रही हो वो क्या दुरुस्त
है दिया, इसकी आवाज़ अंदाज में चाहत की शिद्दत थी। दीजा ने तड़प कर सर उठाया। मैं कुछ गलत नहीं कर रही सादी कि अपनी ममता को तस्कीन पहुँचाने का इंतज़ाम करना गलत है। दिया, यतीम खाने भरे पड़े हैं ऐसे बच्चों से जो ममता के प्यासे हैं। हम कोई बच्चा अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं। वो इसे प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था। दीजा ने इसकी बात कतई कर दी। मुझे अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं चाहिए। बच्चा अडॉप्ट ही करना होता तो मैं तभी कर लेती जब डॉक्टर ने मुझे बांझ करार दिया था। कैसी गुजरी बात का हवाला ज़बान की नोक पर फिसला था, लेकिन मैं किसी मौज़े की मुंतज़िर थी। असाद, लोग कहते हैं मौज़े इस दुनिया में वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। मैं भी इंतज़ार करती रही कि शायद खुदा को मुझ पर तरस आ जाए और मेरी गोद भर दे, लेकिन मौज़ा नहीं हुआ। मुझ पर आकर तमाम मौज़े ख़त्म हो गए। मैंने सुना था दुआएं तकदीर बदल दिया करती हैं, लेकिन मेरी तो दुआएं भी नहीं बीती दामन ही रही। वो रोई जा रही थी। बरसात का दूर दर्द यखलख्त हुआ था। मैं क्या करूं सादी, मैं अपने मन को नहीं मार सकती। गोद लिया हुआ बच्चा ममता की प्यास तो बुझा सकता है, लेकिन दिल की प्यास नहीं बुझा सकता। यूं भी किसी के गुनाह को मैं अपनी औलाद नहीं कह सकती। हाथ की पुर से गार रगड़ते हुए वो दो टोक लहजे में कह रही थी, मुझे तुमसे इस कदर रवा परी सोच की तवक्को नहीं थी। दिया, दुख ने इसकी आवाज़ को धीमा कर दिया था। ये ऊपरी सोच नहीं है, ये मेरी मोहब्बत है जो मुझे सुकून नहीं लेने देती। मैं तुम्हारे बच्चों से खेलना चाहती हूँ सादी, जिसकी रगों में तुम्हारा खून हो, किसी और का नहीं। मैं चाहती हूँ जब वो मेरी बाहों में हो तो मैं इससे तुम्हारी महक आए, इसकी आँखें, इसके होंठ, इसकी नाक और गाल, सब कुछ तुम्हारा परतू हो। मैं जब इसे देखूं तो मुझे तुम नज़र आओ, कोई और नहीं। दीजा की आंखों में अब आंसू ना थे बल्कि अजीब सी चमक थी। साथ खामोश रहा। अब कहने के लिए इसकी लफ्ज़ों की संदूचकी ख़त्म खाली हो गई थी। कितनी ही पल खामोशी से सिर गए। वो यूं ही से तक के गया, फिर जैसे थक कर सोफ़े कम बेड पर गिर गया। तुम क्या करना चाह रही हो? दीजा ने बेयकीनी से देखा, फिर कदमों में बैठकर अव्वल था आखिर सारी बात गोशे गुजार कर दी। असाद अभी भी खामोश था, लेकिन लबों पर तंज़िया मुस्कान, गोया एक नहीं दो ज़िंदगियों का सौदा किया है तुमने। अंदाज़ खुद कलामी का सा था। फिर इसे मुखातिब करके बोला, वैसे तुमने सोचा है अगर मेहरनिसा भी माँ ना बन सकी तो क्या तुम तीसरी शादी करने के लिए कहोगी मुझे? पेन उंगलियों के बीच घुमाते हुए वो यकीनन तंज कर रहा था। दीजा की निगाहों में शर्मगाही सिमट आई थी। क्या ये मुमकिन है? इसने इस नेच पर बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे डराओ मत सादी, और हम अंधेरे पहलू ही क्यों देखे, रोशन भी पहलू भी तो हैं। इसका लहजा ससराता हुआ था, तेज़ हवा के खौफ से कांपते पत्ते जैसा। असाद कह रहा था, ठीक है दीजा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। खौफ बेयकीनी में बदल गई, फिर खुशी में। तुम सच कह रहे हो ना सादी? 100%। लेकिन इसके बाद जो कुछ होगा इसके ज़िम्मेदार महज तुम होगी दीजा। तुम अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हो, बाद में तकलीफ़ हो तो मुझसे शिकायत मत करना। वो संजीदा था और आने वाले दिनों की तबाहकारियों का हवाला देकर इसे डराना चाहता था। दीजा खुश थी, जिसके आगे असाद की तनबीह दब कर रह गई थी। वो मुतमिन नहीं हो पा रहा था, ना जाने क्यों। और रात के से पहर जबकि सारा आलम कंबलों में दबका हुआ था और वो गिल पर कोने टकाए देव कामत दरख्तों के पीछे सिरा उभारते जर्द चांद को तक रहा था। ये कोई मुनासिब वक़्त तो ना था चांद को तकने का, और वो कुछ ऐसा रोमांटिक माइंडेड भी ना था कि चांद को तकने से कोई दिली सुदगी हासिल होती। बस दीजा को चांद पसंद था और वो दीजा की कोई बात नहीं टालता था। सो इसके साथ खींचता हुआ आता और दूधिया रोशनी में बैठ जाता। ऐसे में दीजा से चांद को तका करती, जिसका एक आलम दीवाना था, और इसका हाथ थामे से चांद को तकता जिसका वो दीवाना था। हवा की रुत पर सवार होकर महसूस खुशबू इस तक पहुंची थी, नरम कदमों की हल्की सी धमक, जो इसके लिए किसी मधुर धुन से कम न थी। बहुत हौले से इसके करीब आ रुकी थी। जर्द चांदनी में एक और चांदनी इसकी चौड़ी पुश्त पर नज़र टकाए वो कोई मुनासिब लफ्ज़ ढूंढ रही थी जो इसके लिए मदावा कर दें, मगर ये मुमकिन न था। मदावा और ज़ाला तो बेमानी हो चुकी थी। इसके नज़दीक जो कुछ हुआ इससे कमो बेश तो यूं ही होना था। आज ना होता तो कल हो जाना था। तब इस सब में इसकी रज़ा शामिल ना होती और इसके मजाजी खुदा का कोई भी कदम इसके लिए बाइज़े आज़ाद हो सकता था। ठीक है, लेकिन मुझे लफ्ज़ क्यों नहीं, मेरे ये शर्मिंदगी कैसी है, मैं वो क्यों नहीं कह पा रही जो कहना चाहती हूँ। इसने अपना हाथ इसके कंधे की तरफ बढ़ाया, फिर उंगलियां बींच कर वापस खींच लिया। फिर वक़्त वो अपना कोई भी एहसास इसके दामन से बांधना नहीं चाहती थी। जिनकी चाह आपके दिल के करीब रहती है, जिनकी तलब के फूल दिल के गुलिस्तान में खिला करते हैं, जो आपके संग सांस की तरह रहते हैं। जब इन्हीं लोगों से कलाम करने के लिए आपको लफ्ज़ खोजने पड़े, डिक्शनरी या खंगालने की ज़रूरत पड़ने लगे, तो ये दूरियों की तरफ पहला कदम होता है जिसके इख्तिताम पर फसीलें तन जाती हैं। शायद दीवार चीन से भी ज़्यादा मजबूत और बुलंदो बांग इसे अपने और असाद के दरमियान कोई
कलज़म मोज़न नज़र आया था, जिसकी वसअतों को नापना इसके बस का रोग ना था। इसने घबरा कर पुकार लिया, पता नहीं इसने सुना था या नहीं। रुख मोड़े अंडे की जर्दी जैसे चांद की तरफ देखा। दीजा की दूसरी पुकार पर वो धीरे से मुड़ा और नज़रें इस पर जमा दी, सर्दो सपाट नज़रें जिनमें कुछ भी ना था, और ना ही शगुफ्तगी, ना शरारत, ना बेताबी। आंखों की जोत बुझी हुई थी। असाद, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। इसकी बेतासुर निगाहों ने इस पर घबराहट तारी कर दी थी। न जाने ये इत्तला थी सरजनिश का या पैगाम। असाद के दिल में बर्छी सी उतर गई। वो इसे झंझोड़ना चाहता था और झंझोड़ नहीं पा रहा था। इसे लफ्ज़ों की मार मारना चाह रहा था, मगर मार नहीं पा रहा था। वो कहना चाहता था, उठो बेवकूफ़ लड़की, वो जो इस वक्त मेरा इंतज़ार कर रही है और जिसके इंतज़ार की खबर तुम मुझे देने आई है, वो तुम्हारा शोहर तकसीम करने आई है। जब मैं इसके करीब रहूँगा, इसका हाथ थामूंगा, तो क्या तुम पुरसकून रह सकोगी? जब तुम्हारे बजाय मेरे दम से इसका बेडरूम आबाद रहेगा, तो क्या तुम सो सकोगी? चलो असाद 12:30 बज रहे हैं। महरू बेचारी थक जाएगी और मेरी थकावट इसे कौन समेटेगा? लफ्ज़ फिर से बेमानी हो गए। दीजा ने इसका हाथ थाम कर अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे और असाद को आज पहली बार अपना यूं इसके साथ खींचे जाना बुरा लग रहा था। उफ, देखा बेचारी सो गई। असाद ने देखा, मोहतरमा बेचारी अजीबो गरीब अंदाज है, महवे नींद थी, तुम इसे जगा लोगे या मैं? वो पूछ रही थी, फिर कोई जवाब ना पाकर खुद ही जगाने लगी। वो कसमसाई और हड़बड़ा कर उठ बैठी थी, मिंदी मिंदी आंखों से हैरत से देख रही थी। मेहरुनिसा असाद, दीजा ने गालिबा से इत्तला दी थी। मेहरुनिसा ने इसे देखा था और गड़बड़ा कर पीछे खिसक जाने वाले दुपट्टे को खींच कर अपना चेहरा छुपा लिया था। वो मेहरुनिसा को देख रहा था, दीजा इसे देख रही थी। फिर वो साइड टेबल पर झुकी, फिर मुड़कर इसकी तरफ आ गई। कलज़म की पुरजोश लहरें ठाठे मार रही थी। ये मेहरुनिसा की रूनुमाई इसे दे देना। सब्ज़ रंग का मखमली केस इसकी तरफ बढ़ाते हुए दीजा ने सरगोशी की थी। आवाज़ इतनी ही थी कि वह सुन सके। मुआहदे इस किस्म की चीज़ों के मोहताज नहीं होते। दीजा बहुत नॉर्मल अंदाज में कही गई बात में शोलों की सी लपक थी, जिनकी तपिश अपनी रूह के करीब इसने महसूस की थी। वो खुश हो जाएगी। असाद हंस दिया। अजीब तंज़िया हंसी थी। दिली वाबस्तगी ना होने के बावजूद मैं इसे खुशी दूंगा। लोग तो ये भी नहीं करते। केस थामते हुए वो दरवाजे के आगे से हट गया था, गोया से जाने का हुक्म दिया था। दीजा ने होंठ का कोना चबाते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। इसके बावजूद दिल की हालत अजीब हो रही थी। इसका दिल चाह रहा था कि साथ को कहीं दूर ले जाए, जहां मेहरुनिसा का वजूद ना हो। इसे अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी थी। इसने और तेज़ी से मुड़ी थी और बंद दरवाज़ा मूँछ रहा था। धड़कनों का ताश बढ़ गया था और लहरों का शोर कानों से करीब तर आ गया था। दिल ने ख्वाहिश की कि दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट डाले और जब दरवाज़ा खुले तो साथ का हाथ थाम कर दौड़ लगा दे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि साथ इसकी ख्वाहिश का एहतराम किया था। अब इसकी आंखों में समा गया था समंदर। वो 2 कदम पीछे हटी, फिर मुड़ गई और भागती हुई जीने तय कर गई। खामोशी बेडरूम के किसी कोने से निकलकर सारे में बिखर गई। इस सिमत कमरा भी उधारा नामुकम्मल सा लग रहा था। वो धीरे धीरे चलती खिड़की के करीब रखी इजी चेयर तक आई, जिसकी बैक पर असाद की टाई पड़ी थी। इसने टाई उठाकर गाल से लगाई, फिर इसे बाजू में बींच कर कुर्सी पर ढह एक दर्द था जो दिल की दीवारों से सर टकराकर लौट रहा था। इसने बाजू पर रखी टाई होंठों से लगा ली। सारे कमरे में और कमरे की एक एक शय में इसकी महक थी, मगर वो ना था। दर्द आंसू की सूरत बड़ी फुर्सत से इसकी कनपट्टी पर लकीरें छोड़ने लगा और हर नई लकीर के साथ माजी का एक एक वर्क पलटा जाने लगा। जब असाद ने इससे पहली बार मिला था, वो MBA के फाइनल में था और दीजा ने BA फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया था। बहुत इत्तेफाकी मुलाकात थी इसकी, जो सदियों पर मुहित हो गई थी। और जब वो दुल्हन बनकर इस घर में होती थी, किसी मलका की तरह, किसी फातेह हसीना की तरह, जिसने असाद जैसे स्टोन को फतह किया। और इस रोज़ असाद किस कदर खुश था। मुझे लगता है आज मेरी तकमील होगी, इसका हनाई हाथ थाम कर असाद ने कहा था, और वो मुस्कुरा दी थी। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ दीजा। आने वाले दिनों में ये फ़िक्र इसने कई बार सुना था, और वो मुस्कुरा दी थी। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ दीजा। आने वाले दिनों में ये फ़िक्र इसने कई बार सुना था, अपनी तमाम तर शिद्दत और सच्चाइयों के साथ। और जब इसने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था, मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ दीजा। बहन भाइयों की शर्तों मोहब्बतों से नावाकिफ़ मेरे घर में हमेशा खामोशी का राज रहा है। और मैंने जब भी इस बातचीत को ख़त्म करना चाहता, वो मुझ पर हंस दी, क्योंकि मेरी आवाज़ में इतना ज़ोर ना था। मैं चाहता हूँ हमारे घर में शोर हो, छोटी छोटी शरारतें, नन्ही मुन्नी हंसी। वो आंखें मूंद कर इस मंजर में खो गया था जो इसने जहन की तख्लीक था। दीजा, हमारे कम से कम 12 बच्चे तो ज़रूर होंगे, है ना? दीजा इसकी शर्त समझ ना सकी थी। सो घबरा गई। 12 बच्चे? उफ नहीं सादी, ये तो बहुत ज़्यादा है। मैं इन्हें संभालूंगी कैसे? यार आधे तुम संभाल लेना, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैं तो फिर भी संभाल नहीं पाऊंगी। 2-3 के बारे में क्या ख्याल है
3 तो बहुत ही कम है, 6 तो ज़रूर होने चाहिए। वो बहस के मूड में था। दीजा अपने मौक़ों पर डट गई, नहीं 3 बच्चे ही काफ़ी हैं, 6 3। दीजा रोते रोते हंस दी और वो लम्हा याद करके, और जब डॉक्टर ने इससे कहा था कि आप कभी माँ नहीं बन सकती, पाँव के नीचे से ज़मीन खींचकर सर पर दे मारने का मतलब इसे हकीकतन तब समझ आया था। 4 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद असाद की मोहब्बत अब भी कायम थी। इसने बांझपन को बुनियाद बनाकर कभी दीजा की तजलील ना की थी, किसी दूसरी औरत की तरफ ना देखा था। कहा था तो फ़कत इतना कि दीजा, मेरे लिए सिर्फ तुम अहम हो और कोई नहीं। वो अपना कहा पूरा कर रहा था, लेकिन किसी बच्चे को देख इसकी आंखों में एहसास महरूमी के जो नकूश उभरते थे वो दीजा की एहसासी कमतरी को दो चंद कर देते थे। इन्हें तलख एहसास से छुटकारा हासिल करने का इससे एक यही तरीका समझ में आया था। इस तरह असाद की ख्वाहिश पूरी हो जाती, दीजा की ममता को मरकज़ मिल जाता और इनके रिश्ते को भी ठेस ना पहुँचती। लेकिन इस पल वो खुद को कांटों की जद में पा रही थी। वो उठी और वार्डरोब खोलकर एक एक लिबास को देने लगी, लेकिन दिल का सुकून लिबास है तो मुमकिन नहीं, वरना तखील की आंख क्या कम थी। वो हाथ से गार रगड़ती, खिड़की में आ रुकी, भारी पर्दा हटाया, फिर ग्लास डोर भी तेज़ हवा में रक्स करती नमी इसके चेहरे से टकराई और बालों से उलझने लगी। चिड़ियों की चहकार में सुबह का मंजर था। सुबह अपनी जुल्फ़ें समेटते बेदार हो रही थी। अंधेरे के पर्दे को फाड़ती रोशनी में इसने सामने बिछी सड़क को देखा, जहां 2 होले हाथों में हाथ दिए फिक्र दौरान से आज़ाद नज़र आ रहे थे। एक होला इसका और एक असाद का था। न जाने क्यों उससे लगा कि असाद इससे छीन चुका है। असद सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं। हाँ, वो किसी और का नहीं है। वो रोते हुए बड़े ज़ोर से चीखी। होले घबराकर रोशन सुबह में महव हो गए। पोर्च की सीढ़ियों में मेहरुनिसा को बैठा देखकर वो हैरान हुई, फिर इसके करीब चली आई। मेहरू, यहाँ क्यों बैठी हो? और मेहरू बेगम हमेशा की तरह घबरा कर उठ खड़ी और इसकी इस तरह शक्ल देखी कि दीजा को हंसी आ गई। लड़की अपनी मासूमियत के बाद हमेशा इसकी तवज्जो का मरकज़ रही थी और ये तवज्जो इसकी करम नवाजी थी और इस घर में मौजूद थी। घबराओ नहीं मेहरू, चलो अंदर चलते हैं, यहाँ बहुत ठंडे। वो इसलिए किचन में आ गई। इलेक्ट्रिक केटल ऑन करके वो डाइनिंग टेबल की चेयर घसीट कर मेहरुनिसा के सामने बैठ गई और बोली, आप बताओ इस वक्त बाहर क्या कर रही थी? मेहरू ने जवाब नहीं दिया, झुका सर मेज़ की सतह से टिकने के दर पे था। देखो मेहरू, मुझसे बिल्कुल भी मत घबराओ। अगर तुम इस तरह डरती घबराती रही तो बहुत मसला हो जाएगा। मैं अभी से कोई मसला पैदा नहीं करना चाहती, अभी कुछ अर्सा यही रहना है। दीजा ने कम लफ्ज़ों में इसे सारी बात समझा दी थी, लेकिन वज़री बेवकूफ़ जी कहकर इसकी शक्ल देने लगी तो वो भी जवाबन जी कहकर उठ खड़ी हुई और बोली, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो इसे हैरान सा छोड़कर बेडरूम में आ गई। वो खाली था। वो हैरान होती वापस किचन में आ गई। अरे असाद कहाँ गया? इसने मेहरुनिसा से पूछा। मुझे क्या पता, मैं बाहर आई तो वो गाड़ी में बैठे थे। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने मुझे घूर कर देखा बिल्ली की तरह। फिर मैं डर कर अंदर आ गई। गर्दन झुकाकर गोया जुर्म का तराफ़ किया गया था। इसके लहजे की शर्मिंदगी को दीजा ने नज़रअंदाज कर दिया था या महसूस ही नहीं किया था। वो बस मुस्तरब सी हो गई थी। मेहरू कह रही थी, बीबी आप इनसे कह दे कि वो मुझे यूँ ना घुरा करे, मुझे डर लगता है। अच्छा, क्या रात को भी डर लगा था? मग में कॉफ़ी डेलते हुए इसके लहजे में तलखी दर आई थी। रात को जब मैंने तुम्हें जगाया था, शेल्फ से टेक लगाए कॉफ़ी का मग मुंह से लगाए हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया था, जिससे मेहरू के इस कदर भोलेपन पर गुस्सा आ रहा था। नहीं, तब तो डर नहीं लगा था। मेहरू के जवाब में दीजा ने एक गहरी सांस आवाज़ बुलंद हवा के सुबत की थी। सुनो मेहरू, रात असद ने तुमसे कुछ कहा था? मेहरू ने लापरवाही से सर हिला दिया, फिर कुछ याद आने पर बोली, उन्होंने कहा था तुम सो जाओ। दीजा बहुत ज़ोर से खांसी आई थी, कॉफ़ी कहीं गले में ही अटक गई थी। मेहरू जल्दी से इसके लिए पानी ले आई। क्या असाद ने तुमसे सोने के लिए कहा था? वो बेयकीनी से तस्दीक चाह रही थी। मेहरू ने ज़ोर से इस्बात में सर हिला दिया। और असाद, क्या वो भी सो गया था? पता नहीं, मुझे सोने का कहकर वो बाहर निकल गए थे। बीबी अम्मा कब आएगी? मेहरू ने पूछा था किसी गहरी सोच में हलकोरे लेते हुए। दीजा को इसके सवाल का जवाब देने की फुर्सत ना थी। बैग की जिप बंद करके इसने अपने सामान पर एक ताराना निगाह डाली, फिर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा टिकट उठाकर पर्स में अड़ेस लिया। आईने के सामने खड़े होकर बालों में हल्का सा बुश फेरा और होंठों पर नेचुरल कलर की लिपस्टिक का कोट करके वो कमरे से बाहर आ गई। असद अभी कुछ देर कबल ऑफिस से लौटा था और अब ड्राइंग रूम में छुरी काटने से जंग कर रहा था। वो कुछ लम्हे
दरवाजे में वैसे ही रही, फिर छोटे छोटे कदम उठाती इसके करीब आ गई। इनकी शादी के बाद शायद ये पहला मौका था कि असद तनहा डिनर कर रहा था। महरू अपने कमरे में थी। असद कुर्सी की पुश्त पर तेली जमा के इसने बहुत हौले से इसे पुकारा और सर उठाने पर बोली, मैं कराची जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। एक्चुअली मामा का फ़ोन आया था, वो मुझे बहुत मिस कर रही है। पापा की डेथ के बाद तो वो बिल्कुल ही तनहा रह गई हैं। वो असद के नज़रों से खुद को पिघलता हुआ महसूस कर दी, जिनमें झूठ पकड़ लेने की वाज़ह तहरीर रकम थी। वापस कब आओगी वो पूछ रहा था। जब मामा आने देंगी। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और आंटी को मेरा सलाम कहना। वो फिर से पेट पर झुक गया था। असद, तुम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ा। वो मुंतज़िर ही रही। इसके ख्याल में यही फ़िक्र कुछ रद्दोबदल के साथ असद का कहना चाहिए था, लेकिन असद की दिलचस्पी दीजा की निस्बत प्लेट की तरफ ज़्यादा थी। आई एम वेरी सॉरी दीजा, आज मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम प्लीज़ ड्राइवर के साथ चली जाओ। दीजा की आंखों में मिर्ची सी भर गई थी। वो नाराज़ था और किस कदर बेतनाई से बरत रहा था। दीजा ने अपना हाथ इसके मजबूत हाथ पर रख दिया। अपना ख्याल रखना सादी। इसके हाथ हौले से दबाकर वो बाहर निकल गया। कराची पहुँचने से पहले इसने अपने सारे आंसू बहा दिए थे। जहाँ मामा अपनी बाहें वाह किए इसे पनाह देने के लिए तैयार थे। साहिल किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठी वो समुद्र की आती जाती शोरदा सी लहरों को देख रही थी, जो पत्थरों के करीब ढेर सा झाग छोड़कर वापस पलट जाती थी। असद का हाथ थामे इसी साहिल पर, इन्हीं लहरों में इसने 12 अपने पैर भिगोए थे। रेग साहिल पर नक्श वफा रकम किए थे, घरौंदे बनाए थे, सीपियाँ चुनी थी वफा की अनगिनत वादे यकीन के शबनम के मानिंद हवा के सबूत किए थे। वो गीली रेत पर कदम धरने लगी। शायद कोई वादा, कोई लहर, कोई घरौंदा गुजरे दिनों की निशानी बनकर सामने आ जाए, लेकिन वहाँ कुछ भी तो ना था। इसने झुककर पानी को मुट्ठी में कैद करना चाहा और नाकाम होकर घर लौट आई। कॉरिडोर में मामा ने इसे फ़ोन रिसीव करने के लिए कहा था। दुआएं शायद यूं ही कबूल हुआ करती हैं। दूसरी तरफ से आती असद की आवाज़ ने अंदर लगी आग पर छींटे डाल दिए थे। कैसी हो दिया? वो पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ और मेरे बारे में नहीं पूछोगी कैसा हूँ, बस हाल में हूँ। दीजा की कुछ नहीं बोली थी। जब खामोशी दिल का हाल कह दे तो लफ्ज़ों की हाजत नहीं रहती। असद के लहजे का सोज इसे अपने अंदर भी महसूस हुआ था। प्लीज़ दिया वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ सादी, मगर वापस नहीं आ सकती। मामा वापस आने नहीं दे रही। एक बार फिर इसने झूठ का दामन थाम कर असद को खामोश करवा दिया था। हालांकि असद की बेताबी इसे मसरत से नवाज रही थी। फिर जब फ़ोन बंद करके वो अंदर आई तो मामा चाय तैयार कर चुकी थी। छूटते ही पूछने लगी क्या कह रहा था? असद वापस बुला रहा है। वो हल्की फुल्की सी हो गई थी। हाँ दीजा, तो मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। अब तुम वापस चली जाओ, मेरी बात का गलत मत समझना जानू और यूं भी 3 हफ्ते हो चुके हैं तुमको कराची में। असद तनहा है, इसे तुम्हारी ज़रूरत होगी। वैसे भी बेटा मर्द को कभी इतना अरसा तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। वो बहक जाता है। मामा से समझा रही थी मगर वो झंझला गई। प्लीज़ मामा, असद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी महरू है तो इसके पास। बेध्यानी में वो महरू का नाम ले गई थी। हालांकि सारे जहान की तरह वो मामा से भी ये बात छुपाना चाहती थी। महरू कौन? अम्मा वज़ीरा की बेटी। अम्मा वज़ीरा की बेटी, वो खुद कलामी के से अंदाज में बोली। फिर एकदम हैरान हुई। लेकिन वो असद के पास क्या कर रही है? एक बीवी अपने शोहर के पास क्या करती है? मामा, वो उल्टा इनसे पूछ रही थी। दानिस्ता इत्मीनान का दामन थामे इसने सब सच बता देने की ठानी थी। बीवी तो क्या असद ने दूसरी शादी कर ली है? नहीं मामा, बल्कि मैंने इसकी शादी करवा दी है। क्या? वो किंग सी रह गई थी। इसकी बात सुनकर इन्हें अपनी बेटी की अकल पर शक हो रहा था। और मेरे खुदा, ये तुम क्या कर आई हो बेवकूफ़ लड़की? इसने चंद साने तौक़ुफ़ किया। और फिर नौकरानी की बेटी, तुमने गलती कर दी है दीजा, बहुत बड़ी गलती। ये बी क्लास लोग तो यूं भी वो चलाक होते हैं। वो कुछ और इसे मलामत करना चाहती थी, लेकिन दीजा ने मोहलत ना दी। फॉर गॉड सेक मामा, खामोश हो जाइए, मैं पहले ही बहुत डिप्रेस्ड हूँ। और कताहट से कहते हुए अपने बेडरूम की तरफ आ गई। बहुत तारीक सहरा हो गया, हवा का शोर गहरा हो गया, किसी के लम्स का ये मौजा है, बदन सारा सुनहरा हो गया। वो जिस खामोशी से गई थी, इसी खामोशी का दामन थामे वापस भी आ गई थी। और महनुसा को देखकर एक लम्हे के लिए शजदर सी रह गई थी। स्याह रंग के सादा से सूट में चुना हुआ सुर्ख दुपट्टा बेनियाजी से कंधों पर डाले वो वाली महरू तो कतई नहीं लग रही थी। छोटे छोटे बुंदे और गले में नाजुक सी चेन, कलाइयों में खूबसूरत जुड़वा कंगन पहने वो बड़ी खुशदिली से इसकी तरफ बढ़ी थी। बदले हुए लबो लहजे के साथ आंखों की मासूमियत में चमक आ गई थी। चेहरे पर खुशहाली थरकती फिर रही थी। किसी के लम्स का जादू वाकई चल चुका था। दीजा ने खुद को हवाओं की जद में महसूस किया। दिल में बाल सा
आगे मलाल बढ़ गया था, क्या मैं कुछ खोने वाली हूँ, उसने खुद से सवाल किया था। लेकिन असद जिस बेकरारी से इसकी तरफ बढ़ा था, इसका सारा मलाल आपों में आप ही धुल गया। दीजा आज हम बाहर डिनर करेंगे, वो यकीनन हुक्म दे रहा था। दीजा ने मुस्कुरा कर सहला दिया। वो ड्रॉप खोलकर कुछ लम्हे वो कुछ खोजता रहा, फिर स्याह रंग की साड़ी इसकी तरफ बढ़ा दी। ये इसका फेवरेट कलर था, तुम ये पहन लो। दीजा इसके हाथ से साड़ी ले ली। शावर इसने कुछ देर कबल लिया था, लिहाजा चेंज करके इसने लाइट सा मेकअप किया और कटे हुए बालों को यूं ही खुला छोड़ दिया। अचानक कद आदम आईने में मेहरू का अक्स उभर आया था, जिसकी स्याह चोटी कमर से नीचे तक जा रही थी। वो हाथ में ब्रश पकड़े अपने बालों को भूलकर इसके बालों को तकने लगी। क्या सोच रही हो? असद की आवाज़ ने से चुका दी। वो जैसे होश में आ गई थी। हूँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। अच्छा ये बता, तुमने मुझे कितना याद किया? वो इसके हाथ से ब्रश लेकर इसके बालों में चलाने लगा, आंखों में मोहब्बतों की जोत जलाए पूछ रहा था। बहुत बेहद ज़्यादा, वो पूरी सच्चाई से कह रही थी। असद मुस्कुरा दिया, पर कुछ याद आने पर ड्रेसिंग टेबल के नीचे दराज से एक गिफ्ट पैक निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। दिस इज़ फॉर यू। वो एक टांग के सहारे ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गया, यूं के कमर में खम आ गया। इसने इस लम्हे वो भी स्याह शलवार सूट में था। ये क्या है, खुद ही देख लो। दीजा ने बॉक्स खोला, आंखों को खेजा करता डायमंड नेकलेस था। ये बहुत खूबसूरत है, शादी उसे देखेगी बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की तरह। बहुत हौले से शहादत की उंगली से इसकी थोड़ी को छूते हुए असद ने कहा और इसके हाथ से नेकलेस लेकर इसके पीछे आन रुका। अब चलें। नेकलेस का लॉक बंद करके इसने पूछा था। इसने इस बात में सर हिला दिया था और असद के बाजू में हाथ डालकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। इन्हें लाउंज से गुजरकर पोर्च तक जाना था और लाउंज में मैं निशा बड़ी दिलचस्पी से कोई मूवी देख रही थी। दीजा चलते चलते रोगी, शादी मेरे इयरिंग्स कमरे में ही रह गए हैं, तुम चलो मैं पहन कर आती हूँ। ओके जल्दी आना। दीजा से बाहर जाते हुए देखा, फिर इसकी तरफ आ गई। आज दीजा के पुकारने पर मैं निशा हमेशा की तरह उछली नहीं थी। उठकर कपड़े बदलो मेहरू, बिना किसी तमीद के इसने कहा था। लेकिन मेहरू ने कुछ कहना चाहा, दीजा ने टोक दिया। लेकिन कुछ नहीं, जो कहा जा रहा है वो करो। उसने हर लफ्ज़ पर जोर दिया था। मैं और असद डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम चेंज करके सो जाना। वैसे अपनी हैसियत का तायन करवाती एहसास तफक्कर से गर्दन ताने बाहर आ गई थी, जहां असद इसका मुंतज़िर था। इस महंगाई ने तो कमर ही तोड़ दी है। आधा किलो चावल लेने जाओ तो बस रुपए एवं मुक जाते हैं। आपको तो पता है ना बीबी, 7 जी हों घर तो आधा से चावल भी भला क्या बनता है। अम्मा वज़ीरा बड़े दुख भरे अंदाज में अपनी दास्तान हमजा बयान कर रही थी। दीजा इसका मतलब बाखूबी समझी थी, तभी ताकर उठ खड़ी हुई। इससे पर्स खोलते देखकर वज़ीरा का रग कुछ और तेज़ हो गया। लो वज़ीरा, ये कुछ रुपये रख लो। दीजा ने इसकी तरफ नोट बढ़ाए थे, जिन्हें थामते हुए वज़ीरा ने दुआएं दी और दुआएं बरसाना शुरू कर दी। फिर दीजा बोली, सुनो वज़ीरा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेहरू को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मेरा मतलब है, तुम मेरा मतलब समझ रही हो ना? हाँ बेबी जी, तुम फिक्र ना करो, आपके मेहरू को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ ना, तो ज़रूरी किसी अच्छी डॉक्टरनी को दिखाऊंगी। वज़ीरा ने जल्दी से कहा, ये कुछ और पैसे रख लो, दादा दरबार जाओ तो मेरी तरफ से ज़्यादा चढ़ा देना। तभी मेहरू अपना बैग लिए चली आई। लहू लुह है आरज़ू, कभी गुमान कभी यकीन, कदम कहीं नज़र कहीं, जब होश में भी रहें बेखुदी सी लगती है ये ज़िंदगी, कभी कभी अजनबी सी लगती है। वो उंगली पर सांप लगाने बैठी तो पता चला 10 माह गुजर गए हैं। वो तहीर सदा सी रह गई, आखिर ये दिन गए कहाँ। हालांकि से तो पल पर सदियों पर मुहित लगता था। असद मेहरू के साथ होता तो वो जले पैर की बिल्ली की तरह सारे घर में चक्कर लगाती रहती, और जब इसके साथ होता बेचैनी शराब तब भी दामन घेर रहती, आंखें हर वक्त बोझल रहने लगी थी। स्याह दायरे बढ़ते जा रहे थे। वो कुछ अरसे पहले वाली दीजा असद गिलानी तो कतन ना रही थी, जो बेइंतहा नफासत पसंद थी, जिसे लिबास पर बड़ी शिकनी अच्छी नहीं लगती थी, जिसे बाल बिखारे रखना पसंद ना था, जो परफ्यूम्स और ज्वेलरी की शदाई थी। हर लम्हा फ़िक्र फारिग रहने के बावजूद वो इन बातों की तरफ ध्यान ही ना दे पाई थी। ज़हन इन दोनों की तरफ से हटता तो कहीं और जाता। नींद भी रूठ गई, और जब खुद से जंग करते करते थक जाती तो नींद की कई गोलियां फांग लेती, और जिस खबर की वो मुंतज़िर थी, इसके लिए हिजर का दामन थामे हुई थी, वो खबर मिल ही नहीं रही थी। तब वो माँ वज़ीरा के सर हो गई। आखिर तुम क्या करती फिर रही हो वज़ीरा? आखिर क्यों नहीं लेकर जाती मेहरू को किसी अच्छे डॉक्टर के पास? क्यों देर हो रही है इतनी? मारे गुस्से के से अपनी आवाज़ अजनबी लग रही थी और यूँ वज़ीरा पर बरस रही थी, गोया वज़ीरा देर होने की ज़िम्मेदार हो मैं से लेकर गई थी। बीबी मगर वज़ीरा मिनमिनाई, ये कार्ड रखो अपने पास। इसने विजिटिंग कार्ड वज़ीरा की गोद में फेंक दिए। इस पते पर चली जाना, मेरी सहेली का प्राइवेट क्लिनिक है, तुम मेहरू को यहाँ ले जाओ, मैंने इससे फ़ोन कर दिया है। वो बेरब्त सा बोल रही थी। और हाँ, डॉक्टर ज़ुबैरा को सिर्फ ये बताना कि मेहरू तुम्हारी बेटी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसका रोज़ तुम्हारी पर था, और वज़ीरा समझदार तो थी ही नहीं।
थी ही। अजीब सी एहसास ने से आंखें खोलने पर मजबूर किया था। मिंदी मिंदी आंखों से वो छत को घूरती रही और जो कभी करीब आ रही थी तो कभी दूर जा रही थी। उसने उठने की कोशिश की तो पत्थर सर पर आ लगा। वो तकलीफ से मुठियाँ भींच गई। 4 पिल्स लेने के बावजूद नींद आंखों से कोनों में अटकी हुई थी। गुनगुनी की हल्की सी धुंध चेहरे पर फैली हुई थी। वो बड़ी मुशक्कत से उठी। गोल गोल घूमते सर को संभालते वो नीचे लॉन्च में आ गई थी। दफ्तर ने एक आवाज़ हवा के दोष पर इसके समाज से टकराई थी और इसकी आवाज़ को तो वो लाखों में पहचान सकती थी। महर महर वो पुकार रहा था। महर ये महर कौन है? और तो वो अब महर हो गई। नफरत का शदीद तरीन एहसास रगों में उतरने लगा था। वो बड़ी मुश्किल से कदम उठाती किचन तक आई थी। ये क्या है? महर रोटी महरू की मन इससे सुनाई दी थी। जवाबन हर तरफ खामोशी छा गई और जब वो बोला तो इसकी आवाज़ में तबस्सुम की रमक थी। मुझे तो ऑस्ट्रेलिया का नक्शा लग रहा है। शरीर सा अंदाज था। बंद होती आंखों से दीजा ने इनके धुंधले वजूद को खोजना चाहा। टांगों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। उंगलियों में जैसे लोहे की सलाखें आन ठहरी थी। दीवार का थामना चाहा तो हाथ फिसलता चला गया था। टांगों ने बोझ सहारने से इनकार किया था तो वो नीचे बैठती चली गई। वो खुद को खला में हचकोले खाती महसूस कर रही थी। असद को पुकारना चाहा तो आवाज़ कहीं अंदर ही अंदर अटक गई। उठती गिरती पलकों तले साया दायरे बनने लगी। इसे खबर ना हुई कि कब इसने ठंडे फर्श पर सर रखा और दुनिया माफिया से बेगानी हो गई। असद बहुत तेज़ी से इसकी तरफ आया था। कंधे पर हाथ रख इसे मतवज्जो करना चाहा तो ऐसा लगा हाथ स्त्री को छू गया। बर्फ़ जैसे फर्श पर बेसुध पड़ी वो बुरी तरह गर्म हो रही थी। असद ने मुस्तरब और बेचैन सा होकर इसे बाहों का सहारा देकर खड़ा किया था। चलो दीजा अंदर चलते हैं, पुरसोच अंदाज में कहते उसने अपनी आवाज़ की गिरफ्त मजबूत कर दी थी और वो शायद आंखें खुली होने के बावजूद होश में ना थी। तभी इसे बेइंतहा अजनबी से देखती रही थी। दिया आर यू ऑलराइट? हाँ, तब फ़कत तब ही इसके लबों पर मुस्कान जागी थी। अजीब सी मुस्कान नशे की समुंदर में हलकोरे लेता तबस्सुम असद की आंखों में अपनी ज़िंदगी के लिए तहरीम सिमट आया। लेकिन तब तक मोहतरमा ज़िंदगी अजीब बेखुदी के आलम में इसके कुशीदा सीने पर सर रखे एक बार फिर खो चुकी थी। इसने पूरी गर्दन मोड़कर पीछे खड़ी महरुनिसा को देखा जो इसके साथ डिनर करने की ख्वाहिशमंद थी। नज़र मिलने पर वह तमाशे से देखती रही थी कि किसी भी नागवारी के बगैर आप इन्हें बेडरूम में ले जाएं और ये यकीनन सोना चाहती हैं। असद ने बहुत तशकराना निगाहों से इस छोटी सी लड़की को देखा था जो उम्र की बहुत सी सीढ़ियां अबूर ना करने के बावजूद शौर के लातादाद जीने फैलांग चुकी थी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया महरुनिसा, इसने बहुत धीमे लहजे में कहा था। महरुनिसा मुस्कुराकर बर्तन समेटने लगी और वो दीजा को लिए बेडरूम में आ गया था। इसने दीजा को बहुत एहतियात से बिस्तर पर लटा दिया। कुछ देर इस के करीब बैठा वो इसे देखता रहा जो कुछ ही अरसे में सदियों की बीमार नजर आने लगी थी। गंदमी रंगत में बेइंतहा जर्दियाँ घुल गई थी। इसकी पेशानी से बाल हटा के इसे होंठों से छूते हुए उठ खड़ा हुआ था। मुड़ते हुए इसने एक कदम भी ना बढ़ा पाया था कि हाथ की नाजुक सी गिरफ्त में आ गया। दीजा की रत जगहों का खुमार आंखों में लिए इसे तक रही थी। आज यहीं रुक जाओ असद, प्लीज़ मेरे पास रुक जाओ। इसके लहजे में इल्तिजा थी, ऐसी इल्तिजा जो गैरों से की जाती है। ऐसा धड़कता हुआ अंदाज जिसमें गुजारिश के रद्द किए जाने का खतरा हो। असद इसका हाथ मजबूती से थाम कर दोबारा बैठ गया। मैं तुम्हारे पास ही हूँ दिया, बस लाइट ऑफ करने जा रहा था। नहीं, आज लाइट ऑन ही रहने दो। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत ढेर सारी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। असद बहुत भरपूर अंदाज में मुस्कुराया था। दीजा इसका हाथ थाम कर सीने से लगा लिया था और सर इसके घुटने पर रख दिया था। गोया भाग जाने के रास्ते सारे बंद कर दिए। इसके घुटने पर सर रखे वो एक से दूसरा फिक्रा भी मुकम्मल नहीं कर पाई थी। असद की उंगलियों की नमराहट इसे नींद के समुद्र में दिक्का दे गई थी। ये जो रगे दश्त फ़राक है ये रुके अगर तो निशान मिले कि जो फासलों की सलीब है ये गड़ी हुई है कहाँ कहाँ मेरे सामने, मेरे आसमान से किधर गई तेरी अल्फताद की कहकशां, मेरे बेखबर मेरे बेनिशां। ये रुके अगर तो पता चले मैं था किस नगर तू रहा कहाँ, के ज़माओ मकान की ये वुसअतें तुझे देखने को तरस गई। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गई। अपने नसीब की बारिशों को अपनी छत तक महदूद करने की इसने जो सी की थी वो बिलाशुबा रायगा जा रही थी और हसद और जलन की बेलें दिल के गुलसान में अपनी जड़ें मजबूत तर करती जा रही थी। महरू से बात करना तो दरकिनार, कभी कभी इसकी सूरत देखने को भी दिल ना चाहता था। अव्वल तो वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी, फिर जब मलकियत का सास गालिब होने लगता तो शान से बाहर आ जाती। महरू मुखातिब करने की कोशिश करती तो हूँ हाँ करके खामोश हो जाती या किसी काम में उलझ कर दानास्ता मसरूफ़ हो जाती या जाहिर करती। बहुत गैर महसूस अंदाज में महरू के सामने असद पर अपना
हक जताते हुए इसे मज़ा आने लगा था। मेहरू के चेहरे पर फैलते तासरात इसके अंदर तक तस्कीन की किरणें उतार देते। इसे वैसा ही सुकून मिलता जैसा बरसों से प्यासी ज़मीन को रिमझिम बरसती बारिश पहुँचाती है। सख्त गर्मी में भी शहर दिल के चौराहे में बर्फ़बारी होने लगती। मेहरू इसके रकीब बनती जा रही थी और इस रकीब से छुटकारा हासिल करने का एक यही तरीका था कि जिस मकसद के लिए इसे लाया गया था वो पूरा हो जाए और जिसके आसार इसे फ़िलहाल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। तभी एक बार फिर इसने अम्मा वज़ीरा को बुला भेजा, क्योंकि मेहरू की मंथली चेकअप की जिम्मेदारी इसी पर थी। वही इसे डॉक्टर के पास ले जाती थी, क्योंकि इस राज से चंद लोग ही वाकिफ़ थे और पता नहीं क्यों अम्मा वज़ीरा आने का नाम ही ना ले रही थी। तभी अचानक मेहरू की बहन चली आई। ज़हरा से छोटी हूबहू मेहरुनिसा की फ़ोटोकॉपी वो मेहरू से मिलने आई थी, जो वॉशरूम में थी। दीजा बिला राधा ही इससे बातें करने लगी। नाम क्या है? शबाना। कौन से शहर से आई हो? गुजरावाला। मियाँ क्या करता था? हमारा पता नहीं है। क्या मतलब? 4 माह पहले जब मैं लाहौर आई थी तो वर्कशॉप में काम करता था। अब खुदा जाने मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। क्या तुम 4 महीनों में अपने घर नहीं गई? इसकी दिलचस्पी यूं ही बढ़ गई थी। शबाना कुछ लम्हे से खाली नज़रों से दिखती रही और बोली, तलाक दे दी इसने मुझे 4 महीने पहले। ओह, क्यों दी है इसने तुम्हें तलाक? दीजा ने शबाना की झुकी पलकों तले हलकोरे लेता दुख देखा था, मगर महसूस नहीं किया था। वो तो खुद से उलझी हुई थी। आखिर क्या चक्कर था? पहले ज़हरा और अब शबाना। सवाल सुनकर शबाना उदासी से हंस दी। हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ तो देना ही था, बस मैं इसे औलाद ना दे सकी तो इसने मुझे तलाक दे दी। क्या तुम भी ज़हरा की तरह? मेरा मतलब है। वो समझ नहीं सकी किस तरह से अपनी बात इसे समझाए। फिर इसने शबाना को देखा जो इस बात में सर हिला रही थी। दीजा उलझ गई। इसे रह रहकर मेहरू का ख्याल आ रहा था। मैंने अम्मा से कहा था कि मेरी शादी किसी बच्चों वाली से कर दे, मगर वो नहीं मानी। खाला के बेटे से कर दी मेरी शादी। अब आप खुद बताओ, मर्द बच्चे के लिए ही तो शादी करता है ना, और मुझे पता था कि मेरे बच्चे नहीं होंगे, मेरी कोख भी खाली रहेगी। ये तुम्हें कैसे पता चला? दीजा ने तेज़ी से पूछा। पता था जी, सब पता था। मेरी माँ को मेरे दादे की बदवा लगी थी जी। मेरी माँ ने इसके इस हाथ से रोटी छीनी थी, फिर वो मर गया। पर जाते जाते झोली फैलाकर मेरी माँ को बदवा दे गया। तब भी अल्लाह ने अम्मा को बेटा नहीं दिया और अब अम्मा का करना हम बहनें भुगत रही हैं। ये सब ढोके शाले हैं शबाना। दुआएं और बददुआएं किसी की किस्मत बना या बिगाड़ नहीं सकती ना जी। यूँ ना कहें, दुआएं और बददुआएं तो वो काम करती हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता। मैं नहीं मानती इस फ़लसफ़े को। बहरहाल तुम बैठो, मेहरू आती होगी। उठी और लॉन में आ गई। इस नेज पर सोचते हुए यकलख्त इसके ज़हन में घंटी सी बजी और बजती चली गई। वो बददुआओं की कास्तानी से मुनहरिफ थी, मगर ना जाने क्यों दिल में एक शख्सा सर उभारने लगा। मेहरू का मुकम्मल चेकअप करवाने के 3 दिन बाद वो डॉक्टर्स के रूबरू थी। डॉक्टर ने पेशेवराना से अंदाज में रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया, फिर सामने टेबल पर रखकर पुश्त बैस ढका कर से देने लगी। इसकी रोलिंग चेयर के साथ साथ दीजा की धड़कने और दिल धड़कने रदल कर रही थी। खतरे का एहसास कहीं अंदर बढ़ता ही जा रहा था। बेताबी से इसने हाथ मसले पर मजबूर कर दिया था। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, आप मुझे बता क्यों नहीं रही? आखिर क्या प्रॉब्लम है? मेहरुनिसा के साथ क्यों इतनी देर हो रही है? खैर देर तो एक और ही पहलू है इस चीज़ का। खुदा की मसले तो हम इंसान ही जान सकते। कुछ कामों में वो देर करता है। यूँ भी अक्सर कपल्स के यहाँ तो शादी के 10 साल बाद भी औलाद नहीं होती, कोई भी मसला ना होने के बावजूद। और मेहरुनिसा की शादी को तो महज 10 माह हुए हैं। दीजा बहुत गौर से इसकी बात सुन रही थी। बहरहाल मेहरुनिसा के केस में इसकी अपनी मर्ज़ी का भी अमल दखल है। प्लीज़ डॉक्टर, मैं आपका मतलब नहीं समझी। प्लीज़ आप मुझे वजाहत से बताएं, इसने बेचैनी से कहा था। डॉक्टर ने ज़रा सा आगे झुककर कोनिया मेज़ पर टकाई और हाथों की उंगली आपस में फंसा ली। यूँ है मिसेस गिलानी के मेहरुनिसा की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो वक्फे के लिए बाकायदा मेडिसिन लेती रही है। वट? दीजा बुत बनी सी शक्ल लिए डॉक्टर को तके गई, जो एक के बाद एक बम ब्लास्ट कर रही थी। जी हाँ, आप कह रही हैं कि मेहरुनिसा जल्द औलाद की ख्वाहिशमंद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बरक्स है। ज़रा खुद सोचिए, अगर वो जल्द ही बेबी पैदा करना चाहती तो इतना रेगुलर मेडिसिन क्यों इस्तेमाल कर रही है? इनफैक्ट तकरीबन 3 महीने बेशतर इसका अबॉर्शन भी हो चुका है। अब आप खुद ज़्यादा अक्लमंद हैं, समझ सकती हैं इतना बड़ा काम औरत की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो सकता ना। दीजा अपना सर हाथों में गिरा लिया। ओ मेरे खुदाया, आखिरी क्या हो रहा है? कौन सी गुत्थी है जो सुलझने में नहीं आ रही? मेहरू इस कदर चालाक निकलेगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने इसकी मासूमियत से मुतासर होकर इसका इंतखाब किया था, और वो मासूमियत के पर्दे में किस कदर खबासत लिए हुए है। क्या असद को मुझसे छीनने की कोई साजिश, कोई तरीका? अगर 2 रस्तों पर आप बैक वक़्त गामज़न हो तो लाशौरी तौर पर एक से तवज्जो हट जाती है। इसके साथ भी यही हुआ था। सामने से आता ट्रक इससे तब नज़र आ रहा था जब वो इसके सर पर पहुँच गया था। वो सर झुकाए बैठी थी। आंखों में एक सलाब था जो पलकों की बाढ़ को
जो पलकों की बाढ़ को धकेल कर गोद में रखे हाथों को नम कर रहा था। इसने पलकों की बोझल झालर सी उठाई और फौरन ही झुका ली। एन सामने वाले सोफे की पुश्त पर दोनों हथेलियों से बोझ डाले। दीजा किस कदर झुकी हुई थी, एक टांग को इस तरारी अंदाज में हरकत देते हुए वो जवाब तलब नज़रों से तक रही थी। अंदाज में फाड़ खाने वाला अंसर गालिब था। महनुसा ने बड़ी मुशक्क़त से गले में अटका गोला निकला, सूखे पेड़ी जैसे होंठों को ज़बान से तर किया और बोली, मैंने अम्मा को रोका था मगर वो नहीं मानी। इसने कहा था कि तेरे बाद मुझे 2 बेटियां और बयानी है और जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती तूने बच्चा पैदा नहीं करना। इसके रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई थी। सिसकियाँ किसी सूरत हमने में नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ दीजा का बस नहीं चाह रहा था कि वाकई इस लड़की को फाड़ खाए। हाँ तो तुम दूध पीती बच्ची हो ना, माँ ने कह दिया, तुमने मान लिया। कल को वो कुएं में छलांग लगाने को कहेगी तो वो भी कर लेना। वो दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए इस पर बरस रही थी। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें अंदाज़ा है किस कदर बड़ा नुकसान कर चुकी हो तुम। मुझे नहीं तो कम से कम असद को ही बता दिया होता। सही कहा था ज़हरा ने, तुम गरीबों को बगैर मेहनत के मिल जाए वो भी हैसियत से बढ़कर तो तुम फैल जाते हो। तुम्हारे इलाज के नाम पर कितना बटोर चुकी है तुम्हारी माँ और तुम इसमें बराबर की शीख रही हो। महनुसा बेगम, मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें और तुम्हारी माँ को इसी वक्त शूट कर दूँ। दीजा असद की निस्बत तन करख्त आवाज़ ने इसे मजीद कुछ बोलने से रोक दिया था। इसने पहली बार लब कुशाई की थी। प्लीज़ दीजा, जस्ट लीव दिस टॉपिक। मेहरू तुम अपने कमरे में जाओ। और मेहरू तो जैसे इशारे के इंतज़ार में थी। दीजा ने मुठिया बींच के से जाते देखा। इसका तनफ़ुस बहुत तेज़ हो रहा था, धड़कन तेज़ तर। क्यों भेजा तुमने इसे अंदर? दीजा का लहजा अंदाज वैसा ही था, दर्द गुसीला तैश। असद इसके बरक्स नरमी से बोला, तुम पहले ही इसे काफ़ी डांट चुकी हो दीजा। जो होना था वो तो हो चुका है ना, अब चीखने चलाने से क्या होगा? यूँ भी वो इतनी कसूरवार नहीं है। तुम क्यों इस बेचारी को खून खुश्क कर रही हो? बेचारी तो अब वो तुम्हें बेचारी लगने लगी है। इसकी पूरी बात से अपने मतलब को लफ्ज़ चुनने में इसे लम्हा ही लगा था। असद ने कुछ बेचैनी से देखा। वो बिल्कुल जाहिल औरतों की तरह ताने दे रही थी। वो भी भड़क उठा, टू हेल विद यू। इसने टेबल पर पड़ी गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाया, बगैर इसकी तरफ देखे तेज़ी से बाहर निकल गया। दीजा ने इसे बाहर जाते देखा और कमरे में पड़ी चीज़ें उठा के फेंकनी शुरू कर दी। ज़रा सी देर में कमरे की हालत अबतर हो चुकी थी, वैसे बढ़ती जा रही थी, गुबार फैलता जा रहा था। कितने ही लम्हे खामोशी से सिरक गए थे जब इसने दरवाजे पर दस्तक दी। बेड पर ऊंधे मुँह लेटे इसने कानों में उंगलियाँ ठूंस ली थी। दस्तक तेज़ हुई फिर कुछ और तेज़। इसने सुलग कर तकिया सर पर रख लिया और कुछ भी सुनना नहीं चाह रही थी। दरवाज़ा एक तवातर से बजने लगा, साथ साथ असद की आवाज़ उभरी, दीजा दरवाज़ा खोलो। पहले इसकी आवाज़ सपाट थी, किसी भी ताज़ों से आ रही, फिर सख्ती सिमट आई। दीजा दरवाज़ा खोलो। कमरे में वैसे बढ़ने लगी। दिल का गुबार दिमाग तक रसाई हासिल कर गया था। वो वार्डरोब के निचले हिस्से से एक बड़ा सा बैग निकाल आई और इसमें अपना ज़रूरी सामान ठूसने लगी। दरवाज़ा एक बार फिर पूरी कुव्वत से पीटा गया था। दीजा, अब तुमने दरवाज़ा ना खोला तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। असद की चिंगार इस तक पहुंची थी, इसने बढ़कर लॉक खोल दिया और वापस पलट आई। असद बहुत गुस्से में अंदर दाखिल हुआ था। वो बहुत कूल माइंडेड बंदा था मगर इस लम्हे गुस्से में खो रहा था। कमरे की अबतर हालत देखकर गुस्सा किस कदर तहलील में बदल गया। ये सब क्या हुआ है और ये तुम क्या कर रही हो? दीजा ने कोई भी जवाब देने से गुरेज किया। आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या कर रही हो तुम? दीजा की तवील चुप इससे चढ़ा रही थी और वो अपनी चिड़चिड़ाहट को गुस्से में छुपा रहा था। पैकिंग कर रही हूँ, दीजा ने हर लफ्ज़ पर जोर देते हुए तलाब हम पंचायती नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन क्यों कर रही हो? मैं कराची जा रही हूँ। क्यों? असद ने इसे बाजू से पकड़ कर सीधा किया। वो जो झुक कर बैग में कपड़े ठूंस रही थी, यूँ खींचे जाने पर इसके सीने से आग लगी। क्यों? किस लिए? किस तरह? ये सब जानने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है मिस्टर असद गिलानी, आप बहुत इत्मीनान से रहो अपनी बेचारी के साथ। इसने झटके से अपना बाजू असद की गिरफ्त से आज़ाद करवाया था। आई कांट बिलीव दीजा, आई कांट बिलीव दिस। तुम अभी तक इसी एक लफ्ज़ में पड़ी हुई हो। आखिर क्यों तुम जाहलों की तरह बिहेव कर रही हो? क्या कुछ नहीं था? असद के लहजे में आंखों में तहीर तासुफ। क्यों ना बिहेव करूं मैं जाहलों की तरह? मेरे घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है। एक दूसरी औरत मेरे घर पर काबज़ हो रही है। मेरा शोहर मुझसे छीना जा रहा है और मैं खामोश तमाशाई बनी रहूं। कौन छीन रहा है? तुम्हारा शोहर। महनुसा छीन रही है। वो हलक के बल चीखी थी। असद ने इसे दोनों कंधों से थाम कर झंझोर डाला। होश में आओ दीजा, वो बेज़र सी लड़की क्या छीनेगी मुझे तुमसे? वो बेज़र नहीं है असद, हरगिज़ भी बेज़र नहीं है। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर रो दी। असद ने इसे बाहों में भर लिया। वो शदीद किस्म की गलतफहमी का शिकार हुई थी। असद इसका सर थपक रहा था लेकिन खामोश करवाने की बहम सी कोशिश भी ना की थी। इसने शायद इस तरह गुबार धुल जाता वो बात जो वो कई दिन से महसूस कर रहा था। आज पहली बार इसके मुंह से सुनी थी। खुद को तो वो रद्द कर सकता था मगर अब जबकि वो कह चुकी थी तो सोचने की गुंजाइश ना थी। इसतराब लाजम था। दीजा, मैं सिर्फ आज वजाहत कर रहा हूँ, दोबारा नहीं करूँगा। मेरे साथ शादी करने के लिए मुझे तुमने फोर्स किया था, बकौल तुम्हारे ये एक मुआहदा है। हाथ बढ़ाकर दीजा के गालों से आंसू के मोती चुने थे। मुआहदों के भी चंद असूल हुआ करते हैं दीजा डियर, और वो चंद असूल हमें हर सूद पूरे करने पड़ते हैं, चाहे कितनी ही मजबूरी क्यों ना हो। मैं भी वही असूल पूरे कर रहा हूँ। प्लीज़ दीजा, मुझ पर शक करके मेरी
मुझे मेरी नज़रों में मत गिराओ। इसका लहजा धीमा मगर सुलगता हुआ था। इसकी निगाहों की तपिश दीजा ने अपने अंदर भी महसूस की थी। आंसू एक बार फिर बह निकले। मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ। असद ने हाथ उठाकर इसे बोलने से रोक दिया। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इस किस्म की गलतफहमी तुम्हारे ज़हन में ना पलने पाए। मेहरू वाकई मासूम है। दीजा अपनी माँ के हाथों में खिलौना। इसकी माँ ने इस तरह से ब्रेन वॉशिंग की है कि वो कुछ भी ना कर पाई। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ आया समझ में या नहीं? आखिर में वो कुछ हल्के फुल्के से अंदाज में दराफ्त कर रहा था। दीजा ने गाल रगड़ते और सर हिला दी। लेकिन एक फांस तो अब भी थी और तुम मेहरू से कोई बास परस भी नहीं करोगी। दीजा ने फिर से सर हिला दिया। आखिर सारी हमदर्दियाँ मेहरू के लिए ही क्यों हैं? एक ही सवाल की बाज़गर से सुनाई दे रही थी। और हाँ, उठते हुए इसका हाथ थाम कर इससे भी खड़ा कर दिया। असद दीजा से मोहब्बत करता था, करता है, करता रहेगा, चाहे बीच में कितनी ही मेहरू क्यों ना आ जाए। समझी कुछ? असद ने इसकी नाक धीरे से खींचते हुए शौक़ी से पूछा था। दीजा ने शर्मा कर इसके गले में बाहें डाल दी थी और इसके सीने पर सर रखते हुए अपने गिर्द इसका मजबूत खिसार महसूस किया था। फांस किस कदर निकल चुकी थी। वहशत सर पर पैर रखे भाग गई थी। बहुत अरसे बाद इनके कमरे में रक्स करती मोहब्बत भरी तन्हाई उतरी थी और ये शायद इसी तन्हाई के सहर अंगेज़ फंसू का एजाज़ था कि वो एक रोते बिलखते वजूद को यकसा फरामोश कर बैठे थे, जिसने छोटी उम्र में शौर का दामन थामा था, जिसे इसकी मासूमियत मार गई थी, जो अपनी जन्म देने वाली के हाथों चाबी की गुड़िया बनी रही थी और जिसने अपनी बहनों को दुल्हन बना देखने के शौक़ में अपने वजूद का हिस्सा ख़त्म कर डाला था। वक़्त की सबक रफ्तार जारी और सारी थी और इस सबक रफ्तारी में डगमगाहट का सबब महज चंद अल्फाज बने थे जिसमें मेहरू की मां बनने की खबर दी गई थी। वो शदर सी डॉक्टर का मुंह तकेगी जिससे ये कोई अनहोनी है। वो बहुत ही नाकाबिले यकीन बात। वो खुश थी, बेइंतहा खुश, बल्कि अपने एहसासात के इज़हार के लिए इसे खुशी का मुकम्मल और भरपूर लफ्ज़ छोटा सा लग रहा था। साकत और तालाब में पत्थर फेंक देने से सतह आप जिस तरह आर्ताश के ज़ेरे असर झूम उठती है, लहरें एक किनारे से दूसरे किनारे तक रक्स करती हुई अपनी हयात देती हैं, कुछ ऐसा ही हाल इसके दिल की उम्मीद का था जो खुशी से फूले न समा रही थी। इसका बस नहीं चाह रहा था कि गुज़रते वक्तों की याद ताज़ा करते हुए देसी घी के चिराग रोशन करके जश्न मनाए या किसी बुलंद मुकाम पर चढ़कर चीख चीख कर ऐलान करे। और इस खुशी के ज़ेरो असर वो यकसा फरामोश कर चुकी थी कि तख्लीक के दौर और दीवार नहीं मेहरू को पूरे करने हैं। और इस रात असद के बाजू पर सर रखे उसने कितनी ही बातें इस अधूरी जान के बारे में कर डाली जिसकी नामुकम्मल रगों में रूह भी नहीं फूंकी गई थी। मैं इसका नाम बहुत खूबसूरत सा रखूँगी, जहांगीर, शाहजहां या ऐसा ही कोई और। सुना है नाम तकदीर पर असरअंदाज होते हैं और अगर लड़की होगी तो इसका नाम नूरजहां रखूँगी, है ना असद? अच्छा नाम है ना नूर? उफ़, कितना प्यारा होगा ना वो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसकी आंखें, नाक, होंठ, पेशानी, बाल सब कुछ तुमसा होगा। असद तुम चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? है ना वो तुम्हारे जैसा होगा ना? ज़रा से गर्दन मोड़कर बताई चाह रही थी। असद मुस्बत अंदाज़ा मुस्कुराया, फिर इसके चेहरे पर बिखरी लटें समेटते हुए बोला, दीजा हूँ। वो मगन सी इसकी शर्ट के बटनों से खेल रही थी। दीजा, मेहरू मेरा इंतज़ार कर रही होगी। दीजा के हाथ यखलख्त ढीले पड़ गए और इसने कुछ तौक़ुफ़ से अपना सर इसके बाजू से हटा लिया। इसका चेहरा इस वक्त बेहद सपाट था। कुछ देर कबल वाली खुशी भी कहीं भी ना थी। वो जब इसके तासरात जानने में नाकाम रहा तो धीरे से इसकी पेशानी छूकर बाहर निकल गया। इंतज़ार के लम्हात वाकई बड़े जान खुशील होते हैं, लेकिन इन लम्हात में भी बड़ी मिठास होती है और वो इसी मिठास के ज़ेरे असर हर तरह से मेहरू का ख्याल रख रही थी। अब इतनी तमाम तर नापसंदगी के बावजूद इससे बातें करती थी, कौन सी खुराक कितनी मिकदार में लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ आने वाले वजूद के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, वो हर बात का ध्यान रखती थी। और फिर रात के पिछले पैर वो अपना आप मेहरू की जगह रख कर खुशफहमी के बिस्तर पर सो जाती थी। इस दिन वो मार्केट से लौटी थी, ढेर सारी शॉपिंग करके, छोटे छोटे फ्रॉक्स, जराबें, पैम्पर्स, नन्ही मुनी चूड़ियाँ, ढेर खिलौने और इसी किस्म की चीज़ें। पानी पीने के इरादे से वो किचन में आई थी और असद को देखकर रुक गई थी। फिर कुछ सोचती हुई बेआवाज़ कदमों से इसके पीछे आ रुकी। क्या कर रहे हो? इसका मकसद पूरा हो गया था। असद जाने किस ध्यान में था, यूँ मुखातिब किए जाने पर ठटक गया और इसके ठटकने पर दीजा के कह के आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे थे। असद ने इसे मसनूई खूबगी से गोरा, फिर खुद भी हंस दिया। लाइट पर्पल कलर्स की हाफ स्लीव शर्ट पर मल्टी शेड बटा ली, वो बहुत फ्रेश लग रही थी। बालों को क्लिप ने जकड़ रखा था। कुछ नहीं, मेहरू के लिए जूस निकाल रहा था। तुम लोग टीन की टॉप खींचकर ग्लास में जूस उडेलते हुए वो पूछ रहा था और फिर इसका जवाब सुने बगैर ही बाहर निकल गया था। इसका रुख मैनुसा के बेडरूम की जानिब था।
दीजा वहीं खड़ी रही खामोश। अजीब बात थी, यही काम इसे करना था, मगर असद को करता देखकर वो परेशान सी हो गई थी। इस वक्त भी टीवी के सामने बैठी हुई वो चैनल पर चैनल बदल रही थी, लेकिन ज़हन पूरी तरह से इन दोनों में अटका हुआ था। दीजा, मैं और मेहरू वॉक के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। इसने मुड़कर देखा। मेहरू औरत का मुकम्मल सरापा लिए असद के पहलू में हंसती मुस्कुराती खड़ी थी। दीजा के हाथों में खफीफ सा लर्जा तारी हो गया और वो दोनों एक मुकम्मल तस्वीर की मानद लग रहे थे। तो क्या इस पहलू में अब मेरी जगह नहीं रही, इसने सोचा और आंखों के सामने वो पल फैल गया जब इसने मेहरू से कहा था, मेहरू मैं और असद डिनर के लिए जा रहे हैं, तुम चेंज करके सो जाओ। कहाँ खो गई यार, चलो ना, तुम भी फ्रेश हो जाओगी। सोफे की बैग पर रखा हाथ खींचते हुए असद ने कहा। वो रुख मोड़ गई। नहीं सादी, मेरा मूड नहीं है, तुम लोग जाओ। इसका दिल चाहा कि काश असद इसरार करे, मगर वो ओके जैसे तुम्हारी मर्जी कहकर चला गया था। नन्हे फरिश्ते की आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे और वो असद के साथ शॉपिंग पर जाना चाहती थी, मगर असद के पास टाइम ना था। अब मेहरू के लिए मसरूफियात में से कैसे लम्हे कशीद किए जा रहे थे। दीजा के दिल में एक बार फिर हसद और शक की आनी सी उतरनी चली गई। गुमान, ये बेसब्ती का यकीन बन बन के हर लम्हे बड़ी शिद्दत से मेरे जहन का दामन हलाता है। यही बावर कराता है कि हरफ लफ्ज़ का जितना सासा था फना की सरहदों पर है। सुखन सच्चाई का सारा तफक्कर टूटने को है, मोहब्बत रूठने को है। असद मेहरू को इसकी माँ से मिलवाने ले गया और वो एक बार पर अपनी तन्हाई पर मातम कराती एक चुभन थी जो खून के साथ साथ सारे बदन में गर्दिश करती फिर रही थी। इस रात था जो रूह को घायल किए दिए जा रहा था। पता नहीं क्यों आज वो पहली बार अपने किए पर पशेमान होते हुए असद की वफ़ाएं खुद को बावर करवा रही थी। हसद हर चीज़ पर भारी होता है। मर्द जब हसद करता है तो औरत को मुकीद कर लेता है, और जब औरत हसद करती है तो मर्द को मुकीद करने की आरजू में खुद को रोल देती है। जुनून की आखिरी हदों को छूते हुए वो हर वो काम कर गुजरती है जो गुनाह के ज़ुमरे में आता है। मेहरू से कोई भी रिश्ता ना होने के बावजूद बहुत से रिश्ते इन्हें जुड़े हुए थे। पहला रिश्ता वो था जिसे ज़माना सोकन के नाम से जानता है और यही रिश्ता बाकी सबकी बुनियाद था। दूसरा रिश्ता ये था कि वो इसके शोहर की औलाद को जन्म देने वाली थी। ये रिश्ता यूँ अहम था कि वो इसके शोहर के बच्चे की माँ बनने वाली थी। तीसरा और आखिरी रिश्ता हसद का था, जलन का था, जिसने शक की कोख में परवरिश पाई थी। पहले जिस बच्चे के आने के वो दिन गिन रही थी, अब इससे मुंतफिर हो चली थी। ये यकीन कामिल हो चुका था कि अगर मेहरुनिसा माँ बन गई तो वो खुद असद को खो देगी, और यही वो नहीं चाहती थी। टीवी स्क्रीन से नजरें हटाकर इसने मेहरुनिसा को देखा जिसकी रंगत में जर्दी का मजीद इजाफा होता जा रहा था। चेहरे पर तकलीफ के आसार में किस कदर शिद्दत आ गई थी। स्क्रीन पर दोबारा नज़र टकाए हुए इसने अपने जहन में खिचड़ी सी पकती महसूस की। मंजिल बस चंद कदम के फासले पर थी। इसने सोचा किला मसमार किया जा सकता है। ओके मेहरू, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। वो रिमोट काउच पर फेंकते हुए उठ खड़ी हुई। इसके कहने पर मेहरू के चेहरे पर घबराहट उभर आई थी। वो मैंने आपसे कहना था ना, क्या कहा था भाई। वो जानती थी मगर यूँ बन गई कि कुछ खबर ही ना हो। मुझे कुछ दर्द हो रहा है, शायद आज मत जाएं, शायद हॉस्पिटल जाना पड़े, शायद नहीं, यकीनन जाना पड़ेगा मेहरू बीबी, इसने सोचा। मगर मेहरू कह रही थी डॉक्टर की दी हुई तारीख से तो 2 रोज़ पहले ही ऊपर हो चुके हैं। आप समझ रही हैं ना। मेहरू की आवाज़ में तकलीफ थी, उलझन थी, शायद वो अपनी कैफियत समझ ना पा रही थी। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है मेहरू, दीबा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इसने अपनी फ्रेंड का नाम लिया था। फिर मेहरू की निगाहों में इल्तिजा देकर बोली, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है वरना दीबा नाराज़ हो जाएगी। लेकिन तुम, अच्छा मैं फ़ास्ट ड्राइव करती हुई जाऊँगी और इसे तुम्हारी बाबत बताकर वापस आ जाऊँगी। अब तो खुश हो। बकरी ढह चुकी थी और वो छुरी को मज़ीद तेज़ कर रही थी। मेहरू के इस बात में सहलाने पर वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराई और मेहरू का गाल थपथपाकर बाहर आ गई। पोर्च की तरफ जाने से पहले वो इंटर्स का दरवाज़ा लॉक करना नहीं भूली थी। अब वो सड़कें नापने के लिए तैयार थी और इस दौरान इसे एक बार भी नन्हे वजूद का ख्याल नहीं आया था। वो मुझे मार डालेगी। ऑपरेशन थिएटर के सामने वाली दीवार से टेक लगाए वो एक ही फिक्रे की बाज़गर सुन रहा था। नज़रें दरवाजे के एन ऊपर लगी सुर्ख बत्ती पर टिकी थी जिसका जलना बुझना भरपूर खतरे को जाहिर कर रहा था। इसी किस्म की लाल शुआएं एक तवातर से इसकी आंखों में फैलती जा रही थी। सीने पर बाजू लपेटे वो अपने दिल में एक शोर महसूस कर रहा था। कॉरिडोर में आते जाते लोगों को वो नहीं देख पा रहा था। हाँ, वो फ़कत एक नज़र इसे देखना चाहता था जो इसकी नस्ल को आगे बढ़ने के लिए जदोजहद कर रही थी, मौत को मात देने की सही कर रही थी, जिसे आज तक इसने नज़र भरकर महज इसलिए नहीं देखा था कि मुबादा दीजा से बेवफाई का मकतब ठहरे। ये हकीकत थी कि इसे दीजा से बेइंतहा मोहब्बत थी और इसी मोहब्बत के तफैल वो बैक वक्त 2 कश्तियों में सवार हुआ था। वो घबराहट थी जो इसे घर खींच लाई थी। गेट अनलॉक था और एंट्रेंस डोर लॉक था। इसे कुछ हैरसी हुई थी और पहला ध्यान मेहरू की तरफ ही गया था। इसे मालूम था डिलीवरी किसी भी वक्त मतवक्कत थी। डॉक्टर ने इस महीने की 12 तारीख दी थी और आज तो 14 तारीख हो चुकी थी। वो
लेदर गुड्स का काम शुरू करने वाला था और लोकेशन के इंतखाब और ख़रीद के सिलसिले में जिन लोगों से बात हुई थी इन्हें आज ही इंग्लैंड फ़्लाई करना था, लिहाजा इनसे भी मिलना ज़रूरी था। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि इसका दिल गैर मामूली अंदाज में धड़कने लगा था। पहले तो वह टालता रहा, फिर घर का नंबर मिलाया, दूसरी तरफ से मुसलसल एंगेज्ड टून आ रही थी। अब ऑफिस में बैठे रहने का सवाल ही पैदा ना होता था। तब इसने मीटिंग कैंसिल की और घर आ गया, जहाँ इस लम्हे होका सा आलम था। चौकीदार कुछ दिन से छुट्टी पर था और वो कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर गाड़ी की तरफ आ गया। फ्रंट सीट पर बैठकर वो सेफ्टी बेल्ट बांध रहा था जब एक अजीब सा एहसास हुआ था। वो ठटक गया। एक आवाज़ थी, बहुत मध्यम सी। इसने गौर से सुनने की कोशिश की, फिर जैसे वो तमाम तरह एहसासात बेदार होगी, वो गाड़ी से निकल आया और आवाज़ के ताक़ुब में गली की तरफ आ गया। ये गली घर ही का अलग थलग हिस्सा थी। घर के पिछले हिस्से की एक खिड़की इस तरफ खुलती थी, ग्लास डोर की दूसरी तरफ। इसे जो कुछ नजर आया वो बेहद गैर यकीनी था। इसने ग्लास पर हाथ रखकर मेहरू को तसल्ली देनी चाहिए, फिर तेज़ी से पोर्च की तरफ आ गया। इसके पास सेंटर्स की डुप्लीकेट चाबी थी, मगर कहाँ से ये इसे मालूम ना था। कोट की जेबें खंगालता वो गाड़ी की तरफ आया था। डैशबोर्ड पर भी चाबी ना दिखी। इसने ब्रीफकेस खोलकर सीट पर उलट दिया और बिला आखिर चाबी मिल गई। वो जितनी जल्दी कर रहा था इतनी ही देर हो रही थी। सीढ़ियों में रखे गमले से ठोकर खाई थी। चाबी हाथ से निकलकर लॉन की घास में खो गई थी। इसके सोचने समझने की सलाहियत इस लम्हे ख़त्म होती जा रही थी। इसने एक बार फिर चाबी तलाश की, कामते हाथों से लॉक खुल ही नहीं रहा था। ये वक्त ही ऐसा था कि हाथ पाँव ठंडे हुए जा रहे थे। इससे मजबूत सांप का बंदा भी डगमगाया हुआ था। दरवाज़ा खुलने के साथ ही गैस की नहायती नागवार बू इसके नथों से टकराकर सांसों में उतर गई थी। वो परवाह किए बगैर मेहरू तक आन पहुंचा था, जो तकलीफ की शिद्दत से नडाल हुए जाए थी। असद ने इसे बाजू में भरकर कार की पीछे सीट पर लटाया था और बहुत रश ड्राइव करते हुए अगली पिछली गाड़ियों और ट्रैफिक सिग्नल से परवाह किए बगैर हॉस्पिटल पहुंचा था। इसके असाब चटके हुए थे और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या और कैसे हुआ। मेहरू ऑपरेशन थिएटर में थी और डॉक्टर ने कहा था कि बहुत देर हो चुकी है, जच्चा और बच्चा दोनों की जान खतरे में है। और तब से इसे अब तक वो यूं ही दीवार से टेक लगाए खड़ा था। एक एक वर्ग उल्टा जा रहा था, एक पेज खुल रहा था। गुजरे दिनों के कितने ही पल फिल्म की तरह इसके सामने चल रहे थे। कुछ देर कबल दीजा ने मोबाइल पर कांटेक्ट किया था। असद इसकी आवाज़ सुनना नहीं चाहता था। वो जान चुका था कि एंट्रेंस डोर लॉक करते वक्त सुई गैस का वॉल किसने खोल दिया था। वो इसकी शक्ल देखने का को भी तैयार ना था, लेकिन इसके बावजूद हॉस्पिटल का नाम बताकर इसने मोबाइल ऑफ कर दिया था। इसके ज़हन में से इस लम्हे सिर्फ मेहरू थी, बाकी एक मुहिब चुप थी। एक खला था, तवील खला, जहन और दिल पर जैसे धुंध छाई हुई थी, जिसके ज़ेरो असर वो दुआ भी नहीं कर पा रहा था। तभी इसने अपने नज़दीक एक आवाज़ सुनी थी, लेकिन इसकी तरफ देखा ना था। इसने एक बार फिर असद को पुकारते हुए इसका कंधा हिलाया था। तब इसने ज़रा सी गर्दन मोड़कर दीजा की तरफ देखा था। मेहरू असद की निगाहों की सर्द मेहरी ने इसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया था। असद ने गर्दन मोड़कर नज़रें वापस ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिका दी थी और बोला, ऑपरेशन थिएटर में है और डॉक्टर ने कहा है कि इसकी जान खतरे में है। यू डोंट वरी असद, इसे कुछ नहीं होगा, हमारा ये बेबी बिल्कुल ठीक होगा। अब के असद ने झटके से गर्दन इसकी तरफ मोड़ ली थी। वो कैसी मुतमिन नज़र आ रही थी, जैसे कोई बात ही ना हो। क्या वो अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है? वो उससे पूछना चाहता था और कहना चाहता था, सिर्फ बच्चा ही नहीं, बच्चे को जन्म देने वाली की जान भी खतरे में है, लेकिन वो नहीं कह पाया था क्योंकि डॉक्टर ने इसकी तवज्जो अपनी जानी मजबूर करवा ली थी। वेरी सॉरी मिस्टर असद, आपने मरीज़ा को लाने में बहुत देर कर दी थी। हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम इन्हें नहीं बचा सके। डॉक्टर तसल्लीमेज़ निगाहों से तक रहा था। असद की निगाहें डॉक्टर के हरे गोंद से होती हुई बंद होगी, गर्दन नडाल होकर पीछे की तरफ लड़खड़ा गई थी। इसने बड़ी मोहब्बत से ब्राउन कंबल में लिपटे इस नन्हे वजूद को देखा था और झुककर इसके फूले फूले गालों पर अपने होंठ रख दिए थे। 2 दिन तक बच्ची को आईसीयू में रखा गया था क्योंकि सुई गैस ने बच्ची की सांस की नाली को किस कदर मुतासर किया था। पैदाइश के 3 दिन बाद डॉक्टर ने इसे घर ले जाने की इजाज़त दे दी थी और आज ही मेहरुनिसा का स्वयं था। डेड बॉडी अम्मा वज़ीरा के घर पहुँचा दी गई थी और वहीं तदफीन का सारा काम हुआ था। एक बार फिर वज़ीरा का मुंह नोटों की गुड्डी ने बंद कर दिया था। इस दौरान वो एक बार इसके घर भी गई थी और जल्द ही बच्ची का बहाना बनाकर लौट आई थी। वो खुश थी, बेइंतहा खुश। सांप मर गया था, लाठी सही सलामत थी, कोई ज़हनी खलिश ना थी, कोई खला ना था। वो यूँ मुतमिन थी जैसे इस सब को यूँ ही होना था। बच्ची को कॉट में लटाकर स्टडी रूम की तरफ आ गई थी, जहाँ असद इजी चेयर पर जो रहा था। अपनी खुशी की बदौलत इसे असद की सर्द मेरी नज़र नहीं आ रही थी, इसकी आंखों के बदले हुए रंग नज़र नहीं आ रहे थे। हाँ, इसकी खामोशी को दीजा ने महसूस किया था। किसी के मरने पर अफसोस तो होता है ना, कहकर इसने खुद को मुतमिन कर लिया था। वो छोटे छोटे कदम धरती इसकी पुश्त पर आ रुकी, फिर इसकी गर्दन में बाजू डालकर थोड़ी इसके बालों पर रख दी थी। वो सो गई। असद ने पूछा था,
हाँ सोगी इसकी नज़रों के सामने एक बार फिर वो नन्हा सा वजूद आ गया था। वो घूमकर असद के सामने आई और कुर्सी की हत्ती पर बैठ गई थी। बाजू अभी भी इसकी गर्दन के गिर्द हाइल थे। तुमने देखा है असद वो कितनी प्यारी है और इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं इसका नाम उजाला रखूँगी या फिर सवेरा। मुझे लगता है इसके आने से हर तरफ रोशनी फैल गई है। सवेरा हो गया, उजाला फैल गया है। नहीं दीजा, मैं इसका नाम सवेरा रखूँगा और नहीं दीजा, मैं इसका नाम सवेरा रखूँगा ना उजाला, बल्कि मैं इसका नाम मेहरू रखूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ मेहरूनिसा। अपनी गर्दन से इसके बाजू अलग करते हुए उसने दो टोक लहजे में कहा था और नज़रें इसके चेहरे पर गाड़ दी थी। इन नज़रों का मफहूम दीजा की समझ से बालातर था, लेकिन वो गड़बड़ा गई। हाँ अच्छा नाम है मेहरूनिसा। जाओ दीजा और इस बच्ची को गौर से देखो। इसकी आंखें मुझसे नहीं बल्कि मेहरूनिसा से मिलती हैं। इसकी नाक और होंठ भी मुझसे नहीं हैं, वो हूबहू अपनी माँ जैसी। इसका लहजा बहुत बेतासुर था। हाँ शायद मैंने गौर नहीं किया। दीजा झंब मटाने को होले से हंस दी। मुझे अंदाज़ा है असद तुम बहुत दुखी हो इसकी मौत पर। मुझे भी बेहद अफसोस है, मगर शायद इस की मौत यूं ही आनी थी। वो चुप हुई, फिर बोली वो अच्छी थी, बेहद अच्छी। देखो ना जाते जाते हमें एक बेटी दे गई। हमें नहीं, मुझे एक बेटी देगी। इसने दीजा की बात नहाई थी सुलह से टाल दी थी और अपनी बात पर जोर देता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं समझी नहीं। असद ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया था, बल्कि वो स्टडी टेबल तक चला गया था। दीजा, डिलीवरी से चंद रोज़ कबल मेहरू की ज़हनी हालत कुछ अजीब हो गई थी। वो कहा करती थी कि तुम इसे खाना नहीं देती, इसे मारती हो, और ये भी कि तुम इसे जान से मार डालोगी। वो दराज से कुछ निकाल कर इसके सामने आ रुका था, लेकिन मैंने इसकी बात का यकीन नहीं किया था। मैंने सोचा यकीनन ये मुझे तुमसे मुंतफर करने की कोई कोशिश है। मैंने सोचा था दीजा कि मेरी दीजा ऐसी हो ही नहीं सकती, वो बहुत नरम दिल है। दीजा का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। इसने इस नीच पर बार सोचा था कि हर सवाल का जवाब तैयार था। असद इस बात पर हंस रहा था, लेकिन आंखों के तासुरात बहुत अजीब से थे। वो कुछ कह ही नहीं पाई। इसे खामोश देखकर असद ने पुश्त पर बंधे हाथ खोले और दीजा का हाथ पकड़ के लिफाफा थमा दिया। ये क्या है, खुद देख लो, मगर इससे कबल मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। दीजा लिफाफे से नज़रें हटाकर इसे देने लगी। सुई गैस का वॉल किसने खोला था? दीजा तुमने, है ना? असद का लहजा बेइंतहा सख्त था। वो ना कहना चाहती थी, मगर ज़बान तालू से चिमट गई। बताओ दीजा, वॉल तुमने खोला था ना? वो हलक के बल चिंगाड़ा था। दीजा पीछे हट गई, मगर बाजू मजबूत आनी गिरफ्त में था। पता नहीं ये खौफ था, घबराहट या सासे जुर्म के। वो बोलती ही चली गई, मैं इसे मारना नहीं चाहती थी। आई स्वेयर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, मगर तुमने इसे मार डाला। असद ने इसकी बात एक बार फिर काट दी थी। तुमने इसे मार डाला दीजा, और तुम्हें एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं है कि तुम कितना बड़ा गुनाह करने जा रही हो। एक नहीं बल्कि दो जानों को तुमने कितनी आसानी से खतरे में डाल दिया। तुम इस हद तक खुदगर्ज और बेहिस हो सकती हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था दीजा। असद ने मलामती अंदाज में इसका बाजू झटक दिया था। तुम मेहरू को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने इसे मार डाला। और मैं, इसने तौक़ुफ़ किया और बोला, और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना नहीं चाहता था, मगर निकाल रहा हूँ। इसका लहजा बहुत आम सा था, लेकिन दीजा को अंदर तक दहला गया। तुम्हारी आँखों और दिल पर हसद का इतना गहरा पर्दा पड़ चुका है दीजा के, शायद इस पर्दे के पीछे मैं भी कहीं खो जाऊंगा। इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ अरसे बाद जब इसके चेहरे में मेहरूनिसा का अक्स वाज़ा हो तो तुम इसका भी वही हशर करो जो इसकी माँ का किया है। माएँ वैसी नहीं होती दीजा, शायद इसलिए खुदा ने तुम्हें माँ नहीं बनाया। मुझे अफसोस है कि मैंने एक ऐसी लड़की को चाहा जिसके लिए सिर्फ इसका अपना आप अहम है, जो कोई बच्चा इसलिए अडॉप्ट करना नहीं चाहती कि वो किसी का गुनाह भी हो सकता है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं दीजा। अब्बास गुनाह स्वाब से मबरा। असद ने इससे अपने नाम का मान भी छीन लिया और अब वो खामोश था। कमरे में सुकून छाया हुआ था। ये घर तुम्हारा है, इस घर की एक एक चीज़ तुम्हारी है। हक मेहर की रकम में मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दी है। मैं अब तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम भी जुड़ा रहने नहीं देना चाहता हूँ। यूँ भी बेहिस और खुदगर्ज लोगों को तन्हा ही रहना पड़ता है। क्या तुम मुझे माफ़ी मांगने का एक मौका भी नहीं दोगे? असद, माफ़ी किसी से मांगोगी दीजा? मेहरू तो मर चुकी। असद के लहजे में दुख बहुत था, और मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे हर ताल्लुक़ तोड़ चुका हूँ। बिलीव मी दीजा, मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुम वो वाहिद औरत हो जिससे मैंने बेइंतहा मोहब्बत की है, और अब बेइंतहा नफ़रत भी। दीजा के अंदर जैसे कुछ टूट गया था। वो गिरने से अंदाज में ज़मीन पर दो जानों बैठ गई। वो हाथ बढ़ाकर अपने अश्क समेटना चाहती थी, लेकिन वो बढ़ते चले गए। गोद में रखे हाथ इस बरसात में बेतरह भीग रहे थे। असद ने इसे तासुब से
से देखा, मेरा मकसद तुम्हें हराना नहीं दीजा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ किसी सूरत नहीं रह सकता। मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हारे दिल से महरू की नफ़रत निकल जाए, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहती थी। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा अपना आप मुकद्दम रहा। तुमने हमेशा अपनी ज़ात को अहमियत दी, और अगर आज तुम खाली हाथ हो तो महज अपनी ही वजह से। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा कि तुम पुरसुकून ज़िंदगी गुजारो और ज़मीर की चुभन तुम्हें सोने दे। इसकी नज़रें अभी भी अपने हाथों पर थी। मजबूत कदमों की आवाज़ इसकी समाज से टकराई थी। फिर दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई थी और खामोशी छा गई थी। इसने अपने खाली हाथों को ज़ोर से ज़मीन पर पटका, रोती ही चली गई थी। इसकी सिसके फ़िज़ा में बिखरती जा रही थी। कमरे के कोने में बैठी मोहब्बत ने इसको तासुफ और हमदर्दी से देखा था और आंखें मूंद कर अब्दी नींद सो गई थी। होता है यूं ही होता है, अपने लिए महल तमीर करने वाले हमेशा इसी में रहते। वो दूसरों के लिए गड़े खोदते हैं और बिला आखिर इस में गिर जाते हैं। और ज़रूरी तो नहीं कि हर दास्तान अपने इख्तिताम में राजा रानी को हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी दे जाए। आंसू तो इनके मुकद्दर में भी होते हैं, रोना तो राजा रानी को भी पड़ता है। तो यहाँ पे नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम है मोहब्बत बेईमान ठहरी और इसकी राइटर हैं आमना रियाज। नावल बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें जो दीजा थी इसने खुद ही पहले अपने घर को बर्बाद की, अपने हाथों से अपने शौहर की दूसरी शादी की। अगर अपने हाथों से अपने शौहर की दूसरी शादी की तो इतना स्टेमिना और इतना बर्दाश्त होना चाहिए कि एटलीस्ट बच्चा पैदा होने के बाद के सूरत हाल को देख पाती। और औरत अगर अपने शौहर को एक रात के लिए भी शेयर कर सकती है तो फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए भी शेयर कर सकती है, क्योंकि जब एक मर्तबा शौहर शेयर हो गया तो चाहे वो 2 बार हो चाहे 100 बार हो, लेकिन शेयर तो वो हो गया। इसमें दीजा को थोड़ा सा तहम्मुल रखना चाहिए था और असद ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया, क्योंकि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है और किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इंशाल्लाह फिर हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।